पूरा रूट कवर करती थी इंडियन आर्मी, एम्बुश न कहीं हो जाए, इनके पोलिंग स्टाफ के ऊपर ही न एम्बुश हो जाए। 95 में का वक्त नहीं आया, तभी वो शुरू नहीं हुआ था। इट वॉज एम्बुश, आईडी ब्लास्ट, स्टैंड ऑफ फायर और रॉकेट अटैक। कभी मालदा से आओ, कभी नेपाल से आओ, कभी पीओके से आ जाओ। नहीं कोई दे नहीं है। लश्कर तो प्रूव्ड है इंटरनेशनली कि लश्कर तोयबा का तो एक इंटरनेशनल कनेक्शन प्रूव हो चुका है, जैश का एक इंटरनेशनल कनेक्शन प्रूव्ड है। देखिए, एक हमारा देश 1994 का देश था जिसमें जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को हमने जेल में आराम से बिठा दिया। मुझे अगर ये ना सर गिनीज बुक में ऐसे मोस्ट हेटेड कम्युनिटी इन वर्ल्ड, पाकिस्तानी पंजाबी, आपका दिमाग पे बल पड़ना और ये सवाल पूछना बड़ा नेचुरल बनता है। तो गर्दन काटा उसकी, और गर्दन का स्प्लैश ब्लड का। आप कन्फ्लिक्ट के ऑन में खुद बना रहे हो ना, आप उनको पैसा पंप कर रहे हो, वो पैसा इधर से घुमा के उधर दे देंगे। सीआरपी के सेंट्री ने देख लिया, उसको डाउट हो गया, उसने फायर किया तो सजा तक नहीं मर गया, एग्जिट पे ही पॉइजन होके मर गया या किसी ने इसको स्टैब कर दिया, एंड देन यू मूव हिम टू अ सिक्योर। तो वो जो 90 का फेज था, 90 का फेज बिल्डिंग अप फेज था, एंड मास इन्फिल्ट्रेशन बाय द फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स। अब these FTF were basically diverted from अफगानिस्तान। जी, रशियन फोर्सेस 89 में वेकेट करके चली गई, यूएसएसआर की फोर्सेस दे विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, और हरकतुल मुजाहिदीन हुजी के बाकी जो फाइटर्स थे जो पाकिस्तान ने मुजाहिद बना करके अफगानिस्तान के अंदर डाले थे, और इन्होंने डाला था रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट, ये सारे जॉबलेस हो गए। जो मनरेगा की इनकी नौकरी थी वो मास्टर रोल इनका कंप्लीट हो गया। तो आईएसआई इनको कहाँ डाइवर्ट करे? तो देवर द रेडी रिसोर्स। तो रेडी रिसोर्स को इन्होंने पीओके के थ्रू कश्मीर में डाला। इसीलिए आप देखिएगा कि यूएसएसआर फोर्सेस का अफगानिस्तान से विड्रॉल और कश्मीर में इरप्शन ऑफ टेररिज्म दोनों एक ही टाइम पे हुआ है, दोनों का टाइमलाइन सेम है। अब ये जब पाकिस्तानी टेररिस्ट को जब पीओके के थ्रू कश्मीर में घुसाया तो इनको ऑर्गेनाइजेशनल टास्क पहले दिया, डिविजनल कमांडर, सुप्रीम कमांडर सिटिंग इन पीओके, उसके नीचे डिविजनल कमांडर, जम्मू डिवीज़न अलग और कश्मीर डिवीज़न अलग उनके भाषा में। डिविजनल कमांडर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमांडर, डोडा डिस्ट्रिक्ट, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर, बडगांव, बारामूला एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कमांडर्स नियुक्त किए। कमांडर्स के नीचे कंपनी कमांडर, कंपनी कमांडर के नीचे प्लेटून कमांडर, प्लेटून कमांडर के नीचे सेक्शन कमांडर, देन फुट सोल्जर्स। ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। जनरली जहाँ भी टेररिज्म है, हर टेररिज्म का जो स्ट्रक्चर है लगभग इसी लाइन पे आगे पीछे चलता रहता है। जो नक्सलिज्म का है उसमें शब्दावली अलग है, सेंट्रल कमांड उनकी होती है, उनका डिफरेंट एक हायरार्की है, बट लीडर ऐसे ही होता है, बस उसके शब्द, उसके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है। तो हर चीफ को इन्होंने पहले पाकिस्तानी को रखा, यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट को इसलिए उसका चीफ रखा कि उनको पता था अगर लोकल टेररिस्ट इसका हेड होगा तो लोकल टेररिस्ट हो सकता है जज्बात में आ जाए, हो सकता है लोकल इफेक्ट में आ जाए, उसकी फैमिली अप्रोच कर ले और वो आर्म्स को हथियार डाल दे। इन्होंने जानबूझ करके हर मॉड्यूल का जो हेड रखा वो पाकिस्तानी रखा कि डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे, और कभी भी इंडिपेंडेंट कश्मीरी लोकल टेररिस्ट ग्रुप को इन्होंने पनपने नहीं दिया। हर मॉड्यूल के अंदर पाकिस्तानी होता था, जस्ट टू कीप देम यूनाइटेड, और उनमें से अगर कोई माइंड चेंज करे, टेररिज्म का रास्ता छोड़ने की कोशिश करे तो उसको ना छोड़ने दिया जाए, बांध के रखा जाए। और एक जन सैलाब लाने की कोशिश की, एंटी इंडिया कैंपेन, कि कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस बहुत ही जुल्म ढा रही हैं, इंडिया का ऑक्यूपेशन को क्वेश्चन करना, पब्लिक के माइंड में ये डालना कि नहीं, ये आपके जमहूरियत का तरीका नहीं है, यू आर इंडिपेंडेंट। तो ये जब कार्रवाई कर रहे थे तो कश्मीर शुरू से जनरली बड़ा प्रॉस्परस रहा है। इस कार्रवाई में जमात ने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपना एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया कि पॉलिटिकल बैनर ये है, उसके पीछे अस्करी जो टेरर आउटफिट हो अपना काम करें, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हथियार के अलावा बाकी काम हम सब काम ही करेंगे। तो बहुत ही डेंजरस है ये। तो शुरुआती दिनों में क्या था, नाम क्या क्या थे?
प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रंट और पीछे? फ्रंट पीछे वाले तो सब जितने तहरीकुल मुजाहिदीन, जमायतुल मुजाहिदीन, हुजी है, हरकतुल मुजाहिदीन है, तहरीकुल मुजाहिदीन है, उसके बाद अल फतह फोर्स है, लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन अल में फतह, अल एएफएफ, अल फतह फोर्स, ये सब का उस टाइम से क्या कुछ हमास हमास ये सारे के सारे जितने थे इसका कोई रिलेशन है फिलिस्तीन से? ये फ़लस्तीन से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए, हाँ, इस सारे ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट, जो आपकी ये 3-4-5 कंट्रीज़ हैं, सीरिया है, हाँ, उसके बाद आपका जो फ़िलिस्तीन के नीचे कंट्रीज़ हैं जो हाँ, पूरे इज़राइल के खिलाफ लड़ रही हैं, लेबनान, लेबनान है, इन सारी कंट्रीज़ में जो टेरर आउटफिट्स लड़ रहे हैं, रेडिकल आउटफिट्स लड़ रहे हैं, लार्जर फ़िलॉसफी वही ये कैरी करते हैं। लश्कर तो प्रूव्ड है इंटरनेशनली कि लश्कर तोयबा का तो एक इंटरनेशनल कनेक्शन प्रूव हो चुका है। जैश का एक इंटरनेशनल कनेक्शन प्रूव्ड है कि सब के सब लोग जो है आईसिस आईसिस आइडियोलॉजी से कनेक्टेड हैं ये लोग। ये प्रूव्ड है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हाँ, हूँ। हाँ, तो ये देखा जाए तो सारा रेडिकल थॉट प्रोसेस सेम है। यही एक रेडिकल इस्लाम जो चला हुआ है वही थॉट प्रोसेस है, जिसको आप गजवाए हिंद कह लीजिए, हिंद बनेगा पाकिस्तान कह लीजिए, या ये पूरी दुनिया हमारी होगी, या इतने कंट्री पे वर्ल्ड में हम कश्मीर बनेगा कश्मीर पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान, यानी एक सुप्रेमेसिस्ट, सुप्रेमेसिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट, एक्सप्रेशनिस्ट और रेडिकलाइज्ड, रेडिकलाइज्ड, एंड माय रिलीजन इज द ओनली रिलीजन। बाकी नॉन बिलीवर हैं। नॉन बिलीवर और बिलीवर की लड़ाई है। मतलब हम जो कह रहे हैं, हमने जो एक धर्म बनाया है, हमने जो एक थॉट प्रोसेस बनाया है, एक हमने जो प्रेयर की पद्धति बनाई है वही सुप्रीम है। जो इस पद्धति में विश्वास नहीं करते वो नॉन बिलीवर हैं और सब काफिर हैं। मतलब उनके हाथ का प्रसाद भी लेना मना है, फतवा तो इनका यही है। तो और दुख की बात है कि जो हिंद हिंद के नक्शे के अंदर भी बैठे हुए बहुत सारे लोग इस फिलॉसफी को अप्रूव करते हैं। जो देखा जाए तो कभी न कभी यही रहे हैं जो हम आप हैं। अरे वो छोड़िए, इससे अलग बहुत तो है सारे नहीं। एलिट्स इससे अग्री कर वो जाएंगे। इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो यह वही थॉट प्रोसेस है। ये सारे टेरर आउटफिट्स थे जो कश्मीर के अंदर ऑपरेट करते थे, लेकिन सबकी फिलॉसफी एक ही थी। अब जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकल एक और इंटरप्शन, इसका जो पैसा है ये अभी पाकिस्तान से आ रहा था? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान से आ रहा था 100%। नहीं, पर पाकिस्तान को कौन बैक कर रहा था? गोरे थे या मिडिल देखिए, ईस्ट ये थे? पैसा का हवाला चैनल तो टोटल दुबई से चलता था, 100% दुबई से चलता था। और दुबई की फंडिंग आपको पता है कि आई मीन सॉरी टू से सऊदी अरबिया ने अच्छी खासी फंडिंग की है इसमें। दुबई ना, हाँ ये भी ना है सारी कंट्री। मैं दुबई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि दुबई का बिजनेस कनेक्शन बहुत ज़्यादा है दिल्ली से। हमारे देश से बिजनेस कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो ये हवाला चैनल जो आपका है, जिस हवाला चैनल की आप नाम सुने होंगे, हवाला चैनल से मैक्सिमम फंडिंग होती थी। आई थिंक मोर देन 90% फंडिंग हवाला से ही होती थी। माय गुडनेस। और उस फंडिंग का सबसे बड़ा सेंटर दिल्ली था। चांदनी चौक, तिलक नगर, ये कंप्लीट जो दिल्ली का एक बिजनेस हब था, खास करके स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये उसके सबसे बड़े सोर्स थे हवाला के। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चांदनी चौक और तिलक नगर, लाजपत नगर भी हो सकता है। ये सारे में जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स थी, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते थे ज्यादा, इनके चैनल से सबसे वो इंपोर्ट वगैरह करते थे क्या? वो कैसे होता था? हाँ। डिविजनल कमांडर कश्मीर को इस महीने की फंडिंग 10 करोड़ जानी है, मान लीजिए। हमने सीज किया हुआ 96 लाख रुपया एक डिविजनल कमांडर से, एक सिंगल सीजर है। 96 लाख रुपये कैश गत्ते में। ईयर 51 बटालियन बेस है, छनपुरा 2002। माय गुडनेस, 2002 लाइव। अच्छे पैसे हैं मतलब इसमें। अब बताइए कि 2002 में अगर 1 करोड़ गत्ते में है और 1 महीने की फंडिंग थी वो खाली नॉर्दर्न कश्मीर के लिए, बाद में 72 मिले ना मिले ये पैसा तो 1 करोड़, अगर 25 साल पहले 1 करोड़ की कीमत, बड़ा घर बनवाते होंगे लोग, बड़ा घर। और ये पैसा, अब बताइए पैसा कैसे पहुंचता था कश्मीर? हाँ। उस जमाने में 1 करोड़ पहुंचना आसान नहीं था। पहुंचता ऐसे था कि कश्मीर में जो लोकल व्यापारी थे, लोकल मर्चेंट थे,
ये कैश हो देते थे। अब वो कैश कहाँ से देते थे? हम्म, उनको इलेक्ट्रॉनिक सामान दिल्ली से जाता था। हम्म, मेरी लाल चौक में दुकान है, हम्म, मुझे दिल्ली से 100 टेलीविजन ले जाना है। हम्म, 100 टेलीविजन का पैसा लाल चौक वाला दिल्ली वाले को पे करेगा। दिल्ली वाला पैसा नहीं लेता था। उनको उनको 50 करोड़ का सामान दे दिया, 50 करोड़ के सामान का सेल प्रोसीड टेररिस्ट को देंगे। इनको कहाँ से पैसा मिलेगा? दिल्ली वाले को। दिल्ली वाले को सामान दुबई से आ रहा है, तो दुबई वाला दिल्ली को फ्री तो नहीं दे रहा है, दुबई वाले को पैसा दुबई में मिल जा रहा है। मैं दुबई से 50 करोड़ का माल तिलक नगर समझ भेजूंगा, गया। हमको पैसा वहीं मिल जाएगा। हम्म, ये पूरा माल थोड़ा हवाला को इन्होंने थोड़ा लंबा कर दिया है। लंबा कर दिया, बट हवाला से ही आता था। और ये मैं जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स के सुप्रीम कमांडर पाकिस्तानी के इंट्रोगेशन के एक्सर्प्ट बोल रहा हूं आपको, उसके बयान से निकाली बात बोल रहा हूं। वह पाकिस्तानी सन 2000-2001 में डबल लेयर की बनियान सिला के अंदर, तब कैश वो करेंसी नोट बड़ी होती थी, अंदर पैक्ड करेंसी की नोट भर करके डायरेक्ट दिल्ली टू श्रीनगर के बस में जाता था। डायरेक्ट बस में जाता था। म्यूल्स भी थे इनके। मतलब ये म्यूल्स ही हुआ, वैसे तो है ही है बाई बर्थ है। हाँ, और उस पाकिस्तानी की सियालकोट में एयरगन बनाने की फैक्ट्री थी। हाँ, तो उसके बयान से मैंने सारी चीज निकाली कि यार तुम बताओ ये कैश कैसे लाते थे। हम्म, उसने उस समय जो डिटेल हमें दी, जो हवाला चैनल का पूरा टेररिज्म में फंडिंग का उसने एक रूट समझाया, एक रिसोर्स समझाया, वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन था, गोल्ड है सर, वो मेरे लिए नॉलेज था। गोल्ड है। एंड आई हैव स्टिल केप्ट दोज डिटेल्स विद मी। कभी कभी उसको देखता हूँ कि यार इतनी वैल्यूएबल चीज़ है, उसने उस समय समझाई। उसने मुझे इकोनॉमिक्स समझा दिया। वो पीजी कॉलेज सियालकोट का इकोनॉमिक्स का मास्टर था पढ़ा हुआ। सर ये एक एक आर्टिकल मतलब लिखने चाहिए ताकि सोचिए, उसने बोला, मैंने कि यार तुम फंडिंग करते कहाँ से हो, पाकिस्तान में पैसा कहाँ है हम्म, यहाँ? हम्म, हम्म, उसने बोला जनाब, हिंदुस्तान में आप टेररिज्म टैक्स पेयर के मनी से लड़ते हैं, हाँ, हम पाकिस्तान में टैक्स पेयर की मनी से हम टेररिज्म नहीं फैलाते। मैंने कहा फिर कैसे करते हो? उसने बोला ज़कात के पैसे से, डोनेशन। कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन इज़ आवर मेन सोर्स। बोला सर मेरी सियालकोट में एयरगन बनाने की फैक्ट्री है, मेरा लेबर अगर 100 रुपया पाकिस्तानी कमाता है, शाम को 10 रुपये ज़कात के बक्से में डाल के जाता है आपके खिलाफ जिहाद के लिए। तो पाकिस्तान आपके खिलाफ जो प्रॉक्सी लड़ रहा है, फ्री लड़ रहा है, उसका एक पैसा खुद का नहीं लग रहा है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जो आप कर रहे हो टैक्स पेयर के मनी से कर रहे हो, इसीलिए हम आपके खिलाफ 100 साल तक लड़ सकते हैं। नहीं पर वो कमाते भी हमसे हैं सर, वैसे दे आर अर्निंग गुड। उनका तो खैर, पाकिस्तान का तो इस बात पे दुख होता है हाँ। कि आम पब्लिक यतीम है आज के तारीख में। हाँ, हाँ, हाँ। और उनको यतीम खाने पर बड़ा गर्व सर है। आपको दया वया आती है क्या उन पे? नहीं कोई दया नहीं आती थी। जैसे पाकिस्तान पे दया नहीं कर रहे हो सर, पाकिस्तान इतना पे अच्छा काम कर रहे एक देखिए, एक बीच में थॉट प्रोसेस चला था, हैं। वो भी बुद्धिजीवी लोगों का, एक वसुधैव कुटुंबकम टाइप जो लोग बातें अरे करते भाई हैं। हो गया। अरे भाई वसुधैव कुटुंबकम ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं उसका आदर करता हूँ कि नहीं, वो- नहीं, अयम वो- निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है मान लिया मैंने। लेकिन यह देश, इसको आप कुटुंब कैसे मान सकते हैं? इस पाकिस्तान एक कुटुंब। नहीं, तो ये बातें चलती थी, नहीं प्रॉस्परस पाकिस्तान इज ऑलवेज गुड इन इंडियाज फेवर, स्टेबल पाकिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। शेखर गुप्ता ने बोला था ये बटा बात। हुआ टूटा हुआ पाकिस्तान हमारे फेवर में। फटा छिटा भिकमंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बटा वह पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है। हम्म, यह पाकिस्तान जो कि ढेला उठा ही ना सके, मारेगा हाँ, क्या? हाँ, ये हाल इसका होना चाहिए। और पाकिस्तान कोई हटना बढ़ना कहाँ चाहता था? पाकिस्तान तो पंजाबी पाकिस्तानी बांटे हुए हैं। और पाकिस्तान है क्या? सिंध पाकिस्तान है, नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान मैं नहीं है, मानता। खैबर पख्तूनवा है, कौन बोलता है? गलगित बल्टिस्तान है। सही बात नहीं है ना? नहीं है। तो बचा कौन है? ये जो पाकिस्तान के बीच, वो अपने रेड क्लिफ साहब ने वो सिंगल मार्ट लगा के जो लाइन खींची ना नक्शे पे, पृथ्वीराज रोड के बंगले में 35 दिन रह के, ओ भाई ये वो पाकिस्तान सिंगल है मार्ट। बटा हुआ। सिंगल मार्ट क्या फिर से बोलेगा? क्या बोले? सिंगल मार्ट? हाँ मतलब यू नो ना, ये द सन ऑफ ए बैरिस्टर ऑफ लंदन who divided सिंगल मार्ट लेके India and क्या Pakistan, लाइन खींची। His total stay in Delhi was 35 days.
तो वो रात को बैठे हो जनाब, और टेबल लैंप लगा करके ननकाना साहब उधर दे दिया। मतलब अभी गुरु पर्व पे कल परसों हमारे यहाँ से जत्था गया था दर्शन के लिए, करतारपुर उनको दे दिया। सोचिए, उस मिट्टी, उस जमीन जहाँ कितने निर्ममता से हमारे भगत सिंह का दाह संस्कार किया इन्होंने, जिनकी आधी जली शरीर के पैर से उनकी बहन ने उनको पहचाना। हुसैनी वाला जो एक मॉन्यूमेंट बना है राजगुरु सुखदेव और हमारे शहीद आजम की, वो मिट्टी भी हमारे पास नहीं है। वो जब फांसी के तख्ते पर गए होंगे तो उन्होंने तो नहीं सोचा होगा ना कि ये बंट के उधर चला जाएगा। ये वो पाकिस्तान है, और ये वो जमात है, और ये वो रेडिकल माइंड है जिनका न कभी नाम था न कभी झंडा था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले ये मुल्क हमसे तोड़ के ले लिया। 350 साल लड़े थे हम लोग इस धरती के लिए। हम ईरान के दहलीज पर खड़े रहते आज की तारीख में, हम अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला रहे होते। इस देश के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत अन्याय हुआ, और पिछले मोर देन 75 ईयर्स से हम फैक्ट्स को दफन करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि चीज कट के बन तो गई, हमने नासूर बगल में पाल लिया। क्या भारत ने पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया? लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज one-sided visit of our own Prime Minister to Nawaz Sharif's house as a courtesy meeting, which was not part of his tour. वो लास्ट अपॉर्चुनिटी था। क्या पता, क्या पता, क्या पता। ठीक है, लेकिन ठीक है, उस समय भी संभल गए। ठीक है, संभल गए। 2016 की बात है, आई थिंक 16, तो 9 बरस हो गए। 15 था, 15 का होगा, 16 में उरी हो गया, फिर ठुकाई शुरू है, तो 10 साल हो गया। यानी पिछले 10 साल से तो लीडरशिप तो समझ ही गई है कि दिस पाकिस्तान इज नॉट बच्चा समझ गया, एन एंटिटी जिसके साथ आप मित्रता का हाथ बढ़ाइए। इस पाकिस्तान को मजबूर करिए, उसको रोने पे मजबूर करिए, उसको दुखी करिए, उसको घुटने पे लाइए, और उसको रोज थप्पड़ मारिए, रोज औकात बताइए कि यू आर डर्टीएस्ट एंटिटी ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। आज पाकिस्तान अलग भी हुआ तो पाकिस्तान ये फील्ड मार्शल मुनीर के अंडर रह के पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ रह रही है, जिसको मुनीर चला रहा है, और पूरी आवाम चुप बैठी है। आज के तारीख में 5000 लोग भी इमरान के लिए सड़क पर आने को तैयार नहीं है। जमहूरियत जेल में है। उस देश में ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम है। पढ़े लिखे वहां भी लोग होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं वहां पढ़े लिखे नहीं होंगे पाकिस्तान में, लेकिन ठीक है, इंडिया से तनाजा है आपका। यू हैव गॉट एनेमिकल हिस्ट्री अगेंस्ट इंडिया, यू हैव गॉट सर्टेन इश्यूज, बट आपके पूरे पोटेंशियल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रॉक्सी भारत के अंदर पहलगांव जैसी घटना के लिए अगर बनेंगे तो भाई वी डोंट हैव अ गवर्नमेंट ऑफ 26/11, 26/11 वाली सरकार नहीं है। we cannot happily cremate the body of 178 citizens of Mumbai. नहीं, these 26 never again. पाकिस्तान अब इस बार समझ गया है, और ये पाकिस्तान को समझना बहुत जरूरी था। और पोक करोगे तो इजराइल क्या कर लोगे? काउंटर करोगे ना। आपका न्यूक्लियर ब्लफ, नो प्रॉब्लम, यू कम विथ न्यूक्लियर, आप न्यूक्लियर लेके आओ ना। जब आदमी बहावलपुर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जाके बम्बार्डमेंट करेगा ना, इस तरह अगर कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर फेस करने के लिए वो तैयार है। बदतमीजी पे पता है, हाँ, उसको पता है भाई। ठीक है, वन साइडेड नहीं होगा, नो वार इज वन साइड। नहीं सर, इस पे भी एक काउंटर है सर, इसका बहुत तगड़ा काउंटर आया है सर। काउंटर क्या है कि सर हमने बोला है नो फर्स्ट यूज। हाँ, वो ठीक है, ठीक है, that is true. नहीं सर, बहुत पॉलिसी यही है। नहीं, पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक। But it doesn't mean that we will not counter with that. नहीं, वो उसका भी गेम है सर। आपने कैनिस्टर लोड कर दी, आपने मैच करा दिया, मतलब आपने बेसिकली यू आर रेडी विथ योर न्यूक्लियर वेपन, दैट सिंपली मींस प्रीएम्प्टिवली वी हैव टू हिट यू। वो तो है। ये
आम तौर पे चौराहे, चाय की दुकान, नुक्कड़ पे लोग चर्चा करते रहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर बम एक शब्द पता है और उसकी कैटास्ट्रोफिक इफ़ेक्ट पता है, हुँ, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़े स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं। हुँ, इतनी स्ट्रांग हमारी मिलिट्री है, हुँ, इसका पक्का एक काउंटर सिस्टम तैयार होगा अपने जगह पे। नॉट ओनली टू काउंटर, बट यही कह रहा हूँ सर मैं। बिफोर पाकिस्तान यूजेज इट, देयर मस्ट बी एन स्कीम। और बहुत सारी चीज़ तो अभी एक्सपोज़ हो गई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सर पब्लिक डोमेन में पॉडकास्ट है। आई एम फॉर्च्यूनेट कि हमारे पास भी एक ऐसा पॉडकास्ट है। तो उसमें जो मुझे बताया गया सर मैं वो बोल रहा हूँ कि यू आर अंडर 24/7 365 सर्वेलेंस। 100%। तेरा सिलो कहाँ है बेटा, तेरी तार कहाँ है, तू कब उनको मेट कराएगा। तो वो मेटिंग प्रोसेस जहाँ हमें समझ आया तो वहीं पे हम मारना शुरू करेंगे। हाँ, और सबसे अच्छी बात तो इस बार तो इंडिया ने अपनी ज़ीरोइंग बहुत अच्छी कर ली है। हम्म, ऑपरेशन सिंदूर टर्न टू बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सलाम उन 26 शहीदों का जिनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसके काउंटर मेजर्स के दौरान भारत ने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी खूबसूरत पैमाइश कर ली है। हम्म, उस पैमाइश से हमारी तैयारी और बेहतर हो गई है। हम्म, और पाकिस्तान क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। पाकिस्तान के पास इन जितने स्ट्रेटजिक असेट्स के सिक्योर करने, प्रोक्योर करने, उनको स्टोर करने तक की डिटेल भारत के पास है। और एक-एक इंच वर्ल्ड परेशान है जो प्रेसिजन काम भारत ने किया है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो प्रेसिजन काम किया है, यूजर्स परेशान हैं। जिन्होंने उसे बनाया उनको भी नहीं पता था कि इतना शानदार रिजल्ट देगा। उनको भी नहीं पता था कि इतना शानदार रिजल्ट देगा। तो ये शानदार रिजल्ट आपको मिल चुका है। आपने पूरी उसकी मैपिंग कर ली है और अच्छी बात है। कई बार किसी भी, कहते हैं ना कि कई बार युद्ध, एग्रेशन, कई बार वायलेंस कह लीजिए इसको, या टिट फॉर टैट, या कह लीजिए, या कोई एक थप्पड़ मारा तो आप चार मारिए, उसके कई बार उसके अच्छे लेसन भी निकल के आते हैं। जी सर, और इस बार निकल के आया। कभी ग्लैड सर। सोचा नहीं था। वीडियो कैसा आप लगा क्या सर आप? आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने कभी नहीं, बहावलपुर तो कभी नहीं सोचा था। हम्म, हमें तो उस दिन मजा आ गया। मैं तो बैठा था करीब 16 घंटे स्टूडियो में। हम्म, मतलब जब मैंने, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। हम्म, यही मालदा और यही फेक पुर्तगीज पासपोर्ट और यही वाया ढाका 1993-94 पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, हम्म, भारत में उसका घुसना, उसका देवबंद जाना, देवबंद से बाबरी मस्जिद अयोध्या जाना, जम्मू जाना, अनंतनाग जाना, गिरफ्तार होना 39 डे, जेल ब्रेक के लिए सुरंग खोदना, फाइनली रिलीज ऑन दी टारमैक ऑफ कंधार इन एक्सचेंज ऑफ IC-814। तो मौलाना की जर्नी मेरी बड़ी रुचिकर जर्नी रही है। मैं बड़ा पसंद करता हूँ हम्म, मौलाना से जुड़ी जब कोई कोई कब्र, कोई कफन, कोई जनाजे की खबर आती है तो आई फील वेरी हैप्पी। तो इसमें जो उसके बहनोई मारे गए, उसके भाई के वाइफ्स मारी गई, उसके सिस्टर ज़िंदा है। अभी बड़ी अच्छी खबर आई है कि अभी उसकी बहनें जो हैं वो महिलाओं का एक बहुत बड़ा जैश-ए-मोहम्मद का रिक्रूटमेंट कर रही हैं। यानी उसकी जो 2 सिस्टर्स विडो हुई हैं, दे आर रिक्रूटिंग फीमेल फिदाइन्स इन पाकिस्तान। मर्दों की कमी पड़ गई होगी, वहाँ भी परेशानी है। तो मुझे लगा कि देखिए, अब पहली बार रोया वो, फर्स्ट टाइम ही वेप्ट। और उसने बोला कि इस अटैक में मैं क्यों ज़िंदा बच गया? खुदा ने मेरा आता उन्होंने क्यों नहीं कबूल किया? वही मैं भी चला गया होता तो कम सुन से कम ये लेते दिन तो देखने को वही मिलता। वही तो। और देखिए पाकिस्तान मिलिट्री को, हम्म, आई मीन गैरिजन कमांडर रावलपिंडी हिमसेल्फ मेड हिज प्रेजेंस फॉर द लास्ट राइट्स इन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो मिनिमम एक्सपेक्टेड था आर्मी लीडरशिप से। जैश ए मोहम्मद को उससे नीचे कोई कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। वो कुछ उनका कबूल मिनिमम है। नहीं था इसके। कुछ कबूल नहीं था कि जनाब इसमें तो जनाब खुद आए, हाँ, बावर्दी आए, हाँ, बावर्दी आए और बेशर्मी से आए हैं, और पूरी दुनिया देखे कि आप एक इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब्ड बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट के नवाजे जनाजा में खड़े हो खुद जनाब मेडल लगा यूनिफॉर्म के में, शामिल हो रहे हैं। यूनिफॉर्म यही में। तो उनकी परेशानी है, क्योंकि भारत ने बोला ऑपरेशन सिंदूर जानी, और ये भी कह दिया कि हम आने वाले टाइम में टेरर अटैक
और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बीच अंतर नहीं रखेंगे। मतलब अगर कुछ हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि आप एक ही ही ने है, कराया एक है, ही है। एक ही हैं दोनों। और क्योंकि बार-बार वो अपने को डिसएसोसिएट करते रहे। पाकिस्तानी कहते रहे कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, वो तो अजमल कसाब में तो पूरे डॉन न्यूज़पेपर ने ही रिसर्च करके पूरा दे दिया था। हुँ, नहीं तो उसको भी वो पहले डिसोन कर रहे थे 26/11 के बाद। बाद में उसके मदर, फादर, उसकी सुकूनत, वल्द, उसका गाँव, साकिन सब निकल के आ गया, आधार कार्ड आ गया, तो फिर उन्हें मानना पड़ा। उन्हीं के न्यूज़पेपर ने पूरा रिसर्च करके पेपर में छाप दिया था। नहीं तो पहले तो उसको भी वो डिनाई कर रहे थे, बोले कि 26/11 में तो कोई पाकिस्तानी है ही नहीं। क्योंकि जो मारे गए थे वो उनको सिद्धिविनायक का रक्षाबंधन बांधा गया था उनके कलाई में, जैसे आपके कलाई में बंधा हुआ है। सबके हाथों में पहले बांध के डाला गया था। क्या गंदे लोग हैं। मतलब आप लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट, पाकिस्तान नेवल शिप से आप कराची से सेल कर रहे हो, उसके बाद आप अल हुसैनी जहाज़ में बैठ रहे हो, अल हुसैनी से कुबेर शिप इंडियन शोर में उसमें डाल रहे हो, उसका गर्दन काट रहे हो मल्लाह का, डेंगी शिप में आ रहे हो, शाम के टाइम में आप ओपन मर्डर्स कर रहे हो साउथ मुंबई में, और हाथ में कलावा बांध रखे हो, हाथ में कलावा बांध रखे हो, चोर, जिससे कि पकड़े जाने पे, मारे जाने पे एक संदेह शक पैदा हो कि नहीं नहीं ये तो हिंदू हिंदू लोग हैं जिन्होंने मारा, ये पाकिस्तानी कर सकता है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान से कोई दोस्ती, या पाकिस्तान प्रॉस्परस हो, पीसफुल हो, जमहूरियत वहाँ की बहाल हो, अच्छी लीडरशिप आए, कौन सी लीडरशिप आई और किसने अच्छा संबंध रखा भारत से, बताइए। उनका मोस्ट रिफॉर्मेटिव जनरल था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने 2 बार टाक की कोशिश भी की। एक आगरा टाक फेल हुआ, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के जाने के बाद एक मनमोहन सिंह टाक के लिए वो दिल्ली आया था। 2 मीटिंग हुई थी। भारत के साथ करगिल का आर्किटेक्ट भी वही था। भारत के साथ संबंध आगे अच्छे होते, नहीं अच्छे होते, भविष्य के गर्भ में डाल दीजिए। लेकिन उस परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ पाकिस्तान में? दफन होने के लिए उसके बाद 2 गज ज़मीन नहीं मिली, एंड ही हैड टू बी बरीड इन दुबई आफ्टर हिज डेथ। बताइए। यानी जो खुद और उसके खुद के काफ़िले के पे 3 बार सुसाइड अटैक किया, इसी जैश के टेररिस्ट ने, इसी रेडिकल एलिमेंट ने। 3 बार अटैक हुआ था रावलपिंडी से लेके और इस्लामाबाद के बीच, 3 बार बचाओ। और उसने अपने बायोग्राफी में लिखा है, एक बिल्ली की 100 ज़िंदगी होती है, लेकिन मुशर्रफ की 101 ज़िंदगी थी। उसने खुद अपने बारे में लिखा है, और रेडिकल एलिमेंट के अगेंस्ट भी लिखा है। वो तो प्रेशर वो कौन था, अ, अ, जो जिसकी डेथ हुई है कल परसों, एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की, कल ही डेथ हुई है, डिक चेनी। डिक चेनी वाज वाइस प्रेसिडेंट व्हेन 9/11 हैड हैपेंड एंड बुश वाज द प्रेसिडेंट। डिक चेनी की डेथ हो गई ना 85 या कितने साल के एज में, कल ही न्यूज़ में था। 9/11 के बाद डिक चेनी ने Dick Cheney was a very important asset for the intel community, the deep state. Very important वेरी person. इंपॉर्टेंट, एंड ही हैड राइजन फ्रॉम द रैंक्स। Hmm. उससे पहले वेरियस असाइनमेंट में रहा, Hmm. और 9/11 के बाद उसने सीधे परवेज मुशर्रफ को कॉल किया था। Hmm. उसने बोला आई वांट आंसर इन 10 सेकेंड्स। बोला नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू टेल राइट नाउ, सो बिकॉज वी हैव टू टेक द डिसीजन अगेन अलकायदा। मुशर्रफ पे कोई चॉइस नहीं था। मुशर्रफ ने कहा वी आर विद यू। अमेरिका के देखिए पैसा, फंडिंग, डॉलर, यही एक मुल्क है इस दुनिया में। मर्डर्स, ब्लडशेड, तसद्दुद फैलाना, यही इनकी इकोनॉमी है। अलकायदा के खिलाफ अमेरिका के वार, वेस्टर्न कंट्रीज के वार को इन्होंने कितना एक्सप्लॉइट किया, हाँ, कितने डॉलर कन्वर्ट किए। हाँ. यह देश आज के तारीख में अपनी इकोनॉमी के पायदान में बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं वो सर रेडक्लिफ साहब लाइन ना खींचे होते तो ये भी तो हिंदुस्तानी होता आज के तारीख में। तो कौन सी प्रजाति वहां बैठी है, उनके खून है, उनके डीएनए, उनके कोई कोई रक्त मांस मज्जा इनके शरीर में है। 22-24 करोड़ जो बैठे हुए हैं वहां, इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वी हैव
मोर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वहां इस बात को लेके कोई बवाल भी नहीं होता, लोग सड़क पे भी नहीं आते। और ये जनरल तहरीके लब्बैक के सैकड़ों लोगों को मर्डर करा देता है सड़क पे, अमेरिका को खुश करने के लिए कि देखिए इजराइल के खिलाफ बड़ा भारी प्रदर्शन हो रहा है, जनाब मालिक हम आपके कितने बड़े खैरख्वाह हैं कि आपके एक इशारे पर हमने 100, 150, 200 तहरीके लब्बैक को रगड़ दिया। माई लॉर्ड बी हैप्पी, वी आर विद यू। माय लॉर्ड। हाँ, बी हैप्पी। क्या कमाल के लोग हैं, इनकी बनाई हुए तहरीके लब्बैक इनके बनाए हुए। यानी जिन्न को बनाना, जिन्न को मारना, जिन्न को बोतल में बंद कर देना, जिन्न को किसी के खिलाफ यूज करना, जिसको कहते और हैं हर प्रोसेस में पैसे कमाना। हर प्रोसेस में पैसे कमाना। आप बताइए, मतलब कितनी बड़ी बात है कि स्वाद अच्छा लिया था इस बार ऑफ सिंदूर, बार बार वो वीडियो देख के अच्छा लगता है, शांति। अब उसके बाद इन्हें 1.5-2 साल स्टेबलाइज करने में लगे और इन्होंने मस्तगुल को भेजा 93 में। चरारे शरीफ का अगर केस आपको याद हो, चरारे शरीफ जियारत बर्निंग केस। नहीं वो था अभी एयरफोर्स के ऊपर, ये तो वो अटैक हुआ। हाँ। उसके बाद कंप्लीट किलिंग्स, कश्मीरी पंडितों की क्लिंजिंग शुरू हुई। द फर्स्ट फेज वाज क्लिंजिंग कश्मीरी। तो आप लोग क्या देख रहे थे जब ये उस समय मारा जा रहा था? फुटहोल्ड, उस समय ग्राउंड पे फुटहोल्ड फोर्सेज ले रही थी, हाँ। बंकर बना रही थी, अपने कैंप्स एस्टेब्लिश कर रही थी, साथ साथ गलियों में पेट्रोलिंग, रोड, सड़क बचाना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को। इन्होंने ट्रेजरी फूंक दी, तहसील फूंक दिया, एसडीएम ऑफिस फूंक दिए, थानों में आग लगाई, पुलिया कलवर्ट फूंक दिए, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, टूरिस्ट रिसर्च सेंटर फूंक दिया। सबसे पहला काम तो इन्होंने किया गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को आग लगा देना, टेलीग्राफ ऑफिस फूंक देना। कम्युनिकेशन का और कोई साधन नहीं था, टेलीग्राफ ऑफिस फूंक दीजिए। ये सब बड़े आसान टारगेट थे ना, और सिखा के भेजा गया था कि ये सब हाँ, यही करना है। तो इन्होंने लोकल टेररिस्ट के माइंड में यह एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हम इतना बड़ी लॉलेसनेस कर सकते हैं, हाईवे बंद कर सकते हैं, और एट एनी गिवन टाइम थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट। ये शाहीन बाग में, आपने हाईवे की बात की ना, अरे शाहीन बाग में हुआ था हाईवे बंद होना, ये प्रोटेस्ट था या कुछ और था? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं था, ये उसी का रेप्लिकेशन था। दिस इज विद अ मोटिव टू क्रिएट वेरी वेरी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, टू हिंडर द रूटीन पब्लिक लाइफ। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ना कोई पॉलिटिशियन बोलेगा तो बोलेगा यार हिंदू मुस्लिम नहीं, कर रहा है। फैक्ट है ये। यू आर अ सिक्योरिटी मैन, यू टेल मी ऑनेस्टली। चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, हाँ, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे आप शाहीन बाग का मुद्दा हो, आप भूल कैसे सकते हैं 26 अगस्त को लाल किले का घटना? कैन एनीबॉडी फॉरगेट? नो। देयर प्लान वाज टू राइट मार्च अप टू इंडिया गेट, कंप्लीट जो तिलक मार्ग तक आने का इनका प्लानिंग था, जो नहीं हो पाया। उन दिल्ली पुलिस के उन लोगों से पूछिए, जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ ने कैसे बॉर्डर पे, लगता था दिल्ली आपका कैंटोनमेंट हो गया है। मतलब 3000 किलोमीटर बाई 3200 किलोमीटर के इस मुल्क की कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली को आप बंधक बना लेंगे? दिल्ली को बंधक बना लेंगे आप? पब्लिक को पूरे दुनिया में ये मैसेज देंगे। और कब कब किया इन्होंने? आप ये भी मत भूलिए, एक बार ट्रंप का विजिट था, ट्रंप के विजिट के टाइम में कितना इनफेमस दंगा हुआ था, दिल्ली राइट्स। तो ऑलवेज टू ड्रा glaring attention of the international media that see the state of affair in India, this is the capital of India, Delhi, दिल्ली के अंदर ये हाल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये बताने के लिए। और ये डिजाइन ये कर भी जाते हैं, और इसमें अच्छे अच्छे लोग आके शामिल होते हैं। मैं आई विल नॉट नेम बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, बड़े बड़े इलस्ट्रियस लोग आकर के उस धरने में बैठ रहे हैं, एक मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, एक सहमति दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ये तो सिविल राइट्स है, सिविल राइट्स के लिए करना है। इस तरह की रेडिकल मानसिकता, नक्सल मानसिकता, सेपरेटिस्ट मानसिकता, अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन फ्यू एग्जांपल्स जिसमें कितने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यस। इन चीजों के लिए यू बीइंग अ सिक्योरिटी मैन, आप बहुत सीरियस सिक्योरिटी इशू बता रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है यार, थोड़ा इग्नोर करो, लाइट लो यार।
मेडिकल फ्रेटर्निटी में, मतलब आई नो ए पर्सन was under serious question. He was a very senior professor, and he was kingpin of holding meetings of these urban Naxals in Delhi. There have been people in the position of chief minister एक मिनट, who have been holding meetings in their houses. सीनियर डॉक्टर महाराष्ट्र, क्या नाम दिल्ली है? की बात बोल रहा हूँ, अरे हाँ, नाम दिल्ली की बात बोल रहा हूँ मैं। जो वहाँ पे भी भीमा कोरेगांव से भी जिसका लीक भीमा हुआ था। कोरेगांव, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का तो आपको पता ही हो, तो ओपन चार्जशीट। कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम ही नहीं लोगों को पता है अभी। तो आप बताइए, जिस कंट्री के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी को लेके इतनी एक अजीब सा डिवीजन हो, वहाँ आप इस पे आप चिंतित नहीं होंगे? तो जो रेडिकल्स हैं और नक्सल हैं, ये मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं। देयर हैव बीन अ प्रूफ वेयर देयर हैज बीन एविडेंस विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कि देयर इज अ क्लोज कोलैबोरेशन विद द नक्सल्स विद द जिहादी टेररिस्ट। नेक्सस है? हाँ, इनका भी नेक्सस रहा है, पीएलए का नेक्सस रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनका नेक्सस रहा है, उनका भी नेक्सस रहा है। एविडेंस में है ये, पैन इंडिया इंसर्जेंट नक्सल। भारत तोड़ो शक्तियां, जितनी भारत तोड़ो शक्तियां हैं जो आज के तारीख में डीप स्टेट के निशारे पर काम कर रही हैं, जिन पे बिलियंस डॉलर खर्च हो रहे हैं इंटरनेशनली, ग्रोइंग इंडिया, सेफ इंडिया, सिक्योर्ड इंडिया, जिनके लिए चिंता का विषय है, वे इसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सीरियस इन्वेस्टमेंट। और ये सब लोग उसी बहकावे में काम कर रहे हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पीपल। अरे भाई, बयान तो बदलो अपना, फैक्ट बेस्ड बात करो, रिस्पॉन्सिबल बात करो। सत्ता तो आता है जाता है, आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होगा। देश तो मत बेचो, देश के अगेंस्ट तो ऐसी बातें मत करो। ये मुझे कहने का था। मैं तो आपको शुरू में ही कहा, भाई यू चूज एनी पार्टी। हम कोई एक पार्टी के लिए करो या ना करो उसके लिए तो नहीं बैठे हम तो। हमने तो सारे सिस्टम में काम किया है। चूज एनी पार्टी, हमने सारे सिस्टम, एनी स्टेट, बट अपने पैरामीटर पर उसको तौल लो कि किसको होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी, ये सब रह जाती है। 2-2.5 साल तो इसमें लगे। ठीक है सर। कंप्लीट कश्मीरी पंडितों का पलायन, उनकी किलिंग, उनको मजबूर करना, दरवाजा खटखटा के बोलना कि पंडित जी भोर तक भाग जाओ, नहीं तो घर के अंदर जला दिए जाओगे, लेडीज का रेप होगा, घर लूटे जाएंगे। कुछ लोग थे, खटखटा के बता दिए लोगों को। इमरजेंसी सबके कॉन्टेक्ट से, किसी ने कहीं ब्यूरोक्रेट को जोंगा गाड़ी मांगी, किसी ने कोई गाड़ी मांगी, किसी ने जिसको जो साधन, किसी ने टाटा सुमो मांगी, यानी जो जिसको जो साधन मिला, घर के अंदर ज्वेलरी वैल्यूएबल कुछ उठाए और लोग बेचारे श्रीनगर छोड़ गए। कुछ रहे जो जला दिए गए, सारे हिंदुओं को भगा दिया। इस काम में इनको लगा 2-2.5 साल। उसके बाद जितने टॉप रैंकर पाकिस्तानी टेररिस्ट अफगानिस्तान से डिटूर होकर के इंडिया में आए थे, इसका काम शुरू हुआ। आप बताइए, ख्वाजा नूरुद्दीन चिश्ती की वो इतनी पुरानी दरगाह है चरार शरीफ की, उसके अंदर मस्तगुल ने अड्डा बनाया। यह ऑपरेशन 94 जून में हुआ था, 95 जून में। और मौलाना मसूद अजहर लेट 93 अर्ली 94 में ये गिरफ्तार हुआ, क्योंकि आपको पता है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था। 93 में उसका रेडिकल तत्वों ने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में जो इंटरनेशनली प्रचार किया, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को एक जिस नज़रिए से दिखाया, बाबरी मस्जिद बनी क्या डिमोलिश करके, वो स्टोरी तो किसी ने नहीं बताई किसी को। सबसे बड़ा दुख की बात है कि हमारे अपने लोग ही, अपने वर्ग के देशवासी ही उस स्टोरी को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो मस्जिद डिमोलिश हो गई 6 दिसंबर 1992 को। उस डिमोलिश करने की स्टोरी को लोगों ने प्रोमिनेंटली एडवर्टाइज किया कि ये एक पर्टिकुलर फेथ के लोगों को, दूसरे लोगों ने उनकी एक मस्जिद गिरा दी। मौलाना मसूद अजहर जब एंटर किया तो it's told that he visited Lucknow, then went to Ayodhya. Entered in early वो तो ढाका के थ्रू आया था ना। कैसे फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पर एज ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी दोनों ओपन बॉर्डर थे ना। ओपन बॉर्डर थे, और जो घुस के आया वो जिंदा है अभी भी पाकिस्तान में। बात है कि वो अभी मौलाना मसूद अजहर अभी भी जिंदा है, और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। तो आईएसआई ने मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट
आउटफिट्स के इंटरनल डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए और उनके ग्रिड को मजबूत करने के लिए वहां से डिस्पैच किया। स्पेशल मिशन पे चला ये। फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट उसका बना, वाया ढाका आया वो, ढाका के थ्रू पहले बांग्लादेश आया। देखिए पाकिस्तान ने सीधे नहीं भेजा, आईएसआई हमेशा अपने अगेंस्ट एविडेंस को पहले प्रोटेक्ट करके चलती है। अच्छा। तो जब ढाका एयरपोर्ट पे उससे बंगाली इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि यू डोंट लुक लाइक पोर्टुगीज, सुनिए देखिए, हाँ। उसने बोला यू डोंट लुक लाइक पोर्टुगीज, और उसके बाद उसने चोरी से मालदा बॉर्डर क्रॉस किया, चोरी से इलीगल क्रॉस किया, ओपन बॉर्डर था बंगाल का, तो ढाका के थ्रू इंडिया में घुसा। कल को पकड़ा भी जाए तो कहा नहीं तो बांग्लादेशी है। पाकिस्तान ने वहां भी अपना फुटप्रिंट छुपाया। और जब नेपाल से घुस जाओ, नेपाल से आ जाओ, जिससे बहुत सारे टेररिस्ट नेपाल के थ्रू आते थे। हाईजैकिंग का पूरा उन्होंने प्लानिंग काठमांडू से किया। नेपाल इज द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिभुवन भोलेनाथ की नगरी, इतना बड़ा हाथ में कलेवा पहन के कसाब आया था। तो जो कहते हैं ना कि गेम बहुत सोच के करते हैं। पशुपतिनाथ के शहर से IC-814 का हाईजैक किया। तो कहने का मतलब मौलाना घुसा और मौलाना ने 39 दिन का स्टे था उसका, मौलाना का इंडिया में 39 डेज। 39th डे वो गिरफ्तार हो गया था अनंतनाग चौराहे पे बाय BSF। तो ये मालदा से इंडिया में घुसा। उसके कंड्यूट उसको लेके आए देवबंद, सहारनपुर। ही स्टेड फॉर 6-7 डेज। कंड्यूट कौन थे? मतलब यही हमारी चिंता है। ये पाकिस्तान के बाप हैं। ये पाकिस्तान से आपको उतनी चिंतित होने की जरूरत नहीं है जितने एक बेल्ट है सर। ये अगर मालदा से आप सहारनपुर आना चाहते हैं तो आप किशनगंज, अररिया होते हुए आपको एक सेफ पैसेज मिल जाएगा। जी, आप बस सिलीगुड़ी से आने वाली ट्रेनें हैं, कलकत्ता से आने वाली ट्रेनें हैं, किसी ट्रेन के किसी बोगी में बैठ जाइए। एक आपके लिए कवर देने वाला आदमी साथ में होगा, 1-2 होंगे जो कवर देंगे, चाचा, मामा, मौसी, खाला, जो कुछ बताने वाले। फेक पासपोर्ट, फेक ID बना देंगे और वो आप खुरामा आप हौले हौले पहुंच जाइए निज़ामुद्दीन दरगाह पे, लंगर चलता है तगड़ा सा, दिल्ली उतर जाइए आप। उसके बाद देवबंद से गाड़ी आ जाएगी आपको ले जाने के लिए। क्यों इन्होंने किया नहीं था? इंद्रप्रस्थ पार्क के ठीक सामने देवबंद से गाड़ी नहीं आई थी जिसमें एक इनकाउंटर हुआ? और तो छोड़िए, सैयद मोहम्मद उमर शेख पूरा बताइए, किडनैप करके लेके कहाँ ले गया? ये थोड़ी बंदी तो ले गया था। ये सारे फैक्ट्स बताइए। देखिए, यू आर दी मैन ऑन ग्राउंड, प्लीज ये बताइए। तो मौलाना जब पाकिस्तान से वो ढाका उतरा, ढाका से फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पर ढाका तक आया, उसके बाद वो चोरी से मालदा बॉर्डर क्रॉस किया। फ्रॉम मालदा ही वाज टेकन टू देवबंद, UP, Saharanpur. From Saharanpur he visited to Lucknow, Ayodhya. Then he went to Jammu. From Jammu वो पहुंच गया अनंतनाग, साउथ कश्मीर। साउथ कश्मीर में उसने पहला गुप्त अंडरग्राउंड मीटिंग लिया था टेरर आउटफिट्स का। कई लीडर्स को इकट्ठा किया था और उसके साथ सज्जाद अफगानी था, कोटली POK का रहने वाला। वो भी गुरिल्ला वार लड़ा हुआ था अफगानिस्तान के अंदर अगेंस्ट रशियन फोर्सेस। ये दोनों दोस्त थे। लेकिन 39th डे जब वो इस तरह की सीक्रेट मीटिंग करके जा रहा था तो अनंतनाग चौराहे पे उसकी एम्बेसडर कार खराब हो गई। तो वो ऑटो में शिफ्ट, बैड लक था क्या? बैड लक था, हाँ। तो ऑटो में शिफ्ट होने लगा एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही वाज अरेस्टेड बाय द BSF ट्रूपर्स ऑन सस्पिशियस बेसिस। उनको शक हुआ कि क्या पता ये, उन्होंने पकड़ा और उनके पास कोई इसकी कुंडली नहीं थी। बॉडी लैंग्वेज पे पकड़ लेते हैं ना आप लोग। पकड़ लिया, देखा भी ये आदमी ऑटो में शिफ्ट कर रहा है, लोकल नहीं दिख रहा है। क्योंकि लोकल कश्मीरी के लुक में और पाकिस्तानी के लुक में बहुत अंतर होता है। पाकिस्तानी यही लुक तो मैच करना चाह रहे हैं लेकिन मैच होता नहीं है, क्योंकि कश्मीर कभी उनका रहा नहीं है ना। JNK हेड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए कि पाकिस्तान अलग ना होता तो JNK ऊपर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी ना, तो JNK कहाँ से पंजाबी पाकिस्तानी से मैच करेगा? क्यों करेगा? कोई कनेक्ट ही नहीं है। जब पाकिस्तानी पंजाबी से तालिबान कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये कहाँ से होंगे?
तालिबान नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, सिंधी नहीं हो रहे, सिंधी नहीं हो रहे हैं, बलोची नहीं हो रहे, कोई लेना देना नहीं है ना सब इनका। पटक के मारना चाहते हैं इनको। इनका खान पान, पहनावा, पाकिस्तानी लैंग्वेज, सब कुछ पंजाबी, अलग है। मुझे अगर ये ना सर गिनीज बुक में ऐसे मोस्ट हेटेड कम्युनिटी इन वर्ल्ड, पाकिस्तानी पंजाबी। डिवीजन के लिए ही जिम्मेदार रहे हैं, यही रहे हैं जिनको अलग से एक पाकिस्तान मुल्क चाहिए था, और आज के तारीख में उन सारे रियासतों के ऊपर ये राज्य करना चाहते हैं जो कोई भी रियासत नहीं से संभाल ले रही है। तो ये पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उस समय इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी नहीं, डोजियर। ये हुआ कि नॉर्मल पासपोर्ट एक्ट वायलेशन में जेल जाएगा, लेकिन तब कुछ भनक लगी, दिल्ली को खबर हुई, तो यहाँ से हुआ नहीं। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इंट्रोगेशन हुआ, जो भी हुआ, फाइनली ये कोट बलवाल जेल जम्मू चला गया। देखिए, एक हमारा देश 1994 का देश था जिसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को हमने जेल में आराम से बिठा दिया, जेल में बिठा सर दिया। गाड़ी भी तो पलट सकती थी इसकी। हम इन चैलेंजेस को अलग अलग एरा में अलग अलग नज़रिए से देखते रहे हैं, और हमारा रिस्पांस सिस्टम अलग अलग रहा है। हमने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी टेररिज्म को हेड ऑन लिया ही नहीं, जिसको कहते हैं ना, हेड ऑन नहीं लिया। हमने बहुत देर किया, बहुत टाइम लिया। ग्राउंड पे तो काम चल रहा था। मौलाना मसूद अजहर आपके पास जिंदा था उस समय। ये 2025 हम आज बात कर रहे हैं, अभी भी जिंदा है वो, और 31 साल पहले भी जिंदा था। कोट बलवाल जेल चला गया, सजाद अफगानी भी कोट बलवाल जेल चला। जेल के अंदर इन्होंने पैरेलल सिस्टम तैयार किया, क्योंकि उस टाइम में इंडियन जेल में, कश्मीर के इंडियन जेल में भी इंटायर सिस्टम वाज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। जितने फॉरेन टेररिस्ट फाइटर थे पकड़े जाते थे, सब जेल में रखे जाते थे। उनको जेल मेनू के हिसाब से खाना खिलाया जाता था। जेल में तो आज भी जाएंगे ना, तो फूड और हाइजीन, सैनिटेशन, डॉक्टर, पानी, बिजली, सबका एक सिस्टम बना है ना, मानवाधिकार है। जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जेल का एक स्टैंडर्ड है। तहावुर राना को भी अमेरिका से हम लेके आए हैं, तब भी वहाँ के कोर्ट ने बोला ना कि तिहाड़ जेल में क्या क्या फैसिलिटी देंगे, पहले बताइए। अभी मेहुल चोकसे को आप लाएंगे या किसी को भी लाएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा ना, जेल के अंदर हम इनको 56 भोग खाने का ये मेनू है। गर्मी में ठंडा पानी, ठंडा में गर्म पानी हम इनको देंगे। इनकी बीपी बढ़ेगी तो डॉक्टर इनका बीपी का इलाज करेगा, और इनको कूलर की हवा देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो जेल का सिस्टम। तो वहाँ पर मौलाना मसूद अजहर ने पैरेलल एक रिंग तैयार किया। पैरेलल रिंग कैसे तैयार किया? अंदर सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी थे, सारे नहीं थे मतलब मैक्सिमम थे। उसके बाद जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, लोकल है वहाँ। पाकिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ के जेल में आप क्यों डालेंगे? आप उनको अलग रखेंगे ना, आप उनको डिटेन करके रखेंगे। अब आप कानून तब तक की क्या आरआर वगैरह नहीं थी सर? नहीं, आरआर तो बाद में बनी है। मेरे तो 94-97 के फेज के बाद आरआर बनी है। 97 में मैं कश्मीर से फर्स्ट टर्म में लौटा, तब भी रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन होती थी। आरआर उसके बाद बना है। क्वेश्चन इसका नहीं है कि एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन नहीं है। तब क्या था ये कि बेसिकली सिस्टम यही था, कोई भी पॉलिसी अलग थी, पॉलिसी अलग थी हमें। और ये पॉलिसी कब तक, जब तक तगड़ा चपत नहीं पड़ा है तब तक ये पॉलिसी थी। IC 814 के अपहरण के बाद जाकर के ये सिस्टम चेंज हुआ, और पार्लियामेंट दोनों के बाद थोड़ा के बाद जाकर के थोड़े बदलाव आए हैं। डबल डेकर जब पड़ा, डबल डेकर पड़ा, यानी एक के बाद एक, जिसको कहते हैं ना कि जैकपॉट टाइप हो जाए। घटनाओं का जब एक सिलसिला इतना सीरियस हो गया। आप बताइए, मौलाना मसूद अजहर को जम्मू जेल में हमने रखा 1994 से 1999 तक, 5 साल प्लस रखा। उसके बाद उसको जेल से छुड़ाने की कितनी कोशिश की पाकिस्तान ने। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 1994 when 4 European tourists were kidnapped by the Harkatul Mujahideen Huji from same Anantnag. They were released, but the demand of releasing Maulana was not accepted by the government. ठीक है, 94 में ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे, पहला अटेम्प्ट कर चुके थे। 95 में इन्होंने, तो अगर 94 में पता था कि ये इतना इंपॉर्टेंट, तो मतलब कुछ भी हो सकता था ना, फिर कुछ भी गाड़ी कहीं भी पलट जाती है, कुछ भी हो सकता था जी। 1995 में इन्होंने रिपीट किया। आपने पहलगांव की घटना 22 को हुई थी, पहलगांव की घटना 22 अप्रैल। कहाँ से होती? बाईसरन से। बाईसरन घाटी। वहीं बगल में एक और टूरिस्ट प्लेस है, आड़ू वैली। हाँ, आड़ू वैली से 6 फॉरेन
टूरिस्ट की किडनैपिंग हुई थी अगस्त 1995 में, सर्च करिएगा। कहाँ के बंदे थे ये? किस कंट्री के? नॉर्वेजियन थे, हाँ। ब्रिटेन थे, अरे अमेरिकन्स थे। क्या बात कर रहे हो? इन्हीं का तो वैल्यू है ना। इतनी कैपेसिटी थी इनकी, आपको फिर वापस छूट गए होंगे, छूट गए होंगे ना? नहीं, आगे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान रो दिया होगा। इनकी किडनैपिंग की हाँ। आईएसआई के इशारे पे कि मौलाना मसूद अजहर को जेल से छुड़ा लिया जाए बार्गेनिंग में। अच्छा, तो उसमें एक का तो गर्दन काट दिया। क्या उन्होंने, बात। हाँ, वो गर्दन काटना तो वहीं से शुरुआत होती है, जब वह करना। फॉरेन एक का तो गर्दन काट किस दिया। कंट्री का था वो? नॉर्वे? जो मुझे लगता है नॉर्वेजियन या ब्रिटेन, किसी एक का काटा, नाम है, अब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 5 को ये लेके जा रहे थे। हाँ। 5 में एक के पैरों में चोट लग गई, पहाड़ी में चल नहीं पा रहा था, कांटा वांटा जो भी रहा हो, उसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया कि इसके चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। जिसे पीछे छोड़ा उसको जिंदा रिट्रीव कर लिया। जनरल जकी और एन राम मोहन साहब हेप्टर रेकी कर रहे थे। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि somebody is waving his hand from a knoll, तो हेलीकॉप्टर को लैंड करके इन्होंने उसको लिया। उसके इंट्रोगेशन से पता लगा कि किस होटल से कितने बजे ये लोग किडनैप किए गए हैं। तब मालूम हुआ कि इनके साथ 4 और लोग हैं जिनको ये लेके जा रहे हैं डोडा के पहाड़ी में। एक और बात यहाँ रह गई बताना कि मौलाना मसूद अजहर जब जेल गया तो उसने पैरेलल लीडरशिप को टेक ओवर करने के लिए गाजी बाबा इन्फिल्ट्रेट कर चुका था 1994 में कश्मीर में। पहले लीडरशिप मतलब मौलाना तो जेल चला गया, मौलाना मसूद अजहर तो कोट बलवाल जेल में चला गया, तो उसकी जगह भरने के लिए इन्होंने दूसरी लीडरशिप को एंटर करा दिया। गाजी बाबा ही एंटर्ड, मतलब he was an alternate and was he that powerful? मतलब he was that powerful, very very confident person, right hand of मौलाना मसूद अजहर। क्योंकि मौलाना क्या कद काठी, क्या मतलब थोड़ा एक बार actually he had fought against the Russian forces along with Maulana Masood Azhar in Afghanistan. Hardened terrorist, expert in guerrilla warfare, had training to operate every type of weapons, and a very kattar jihadi, and very intelligent leader, very intelligent. ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, मॉड्यूल को ऑर्गेनाइज करना और हर चीज़ की ट्रेनिंग थी, हर चीज़ की ट्रेनिंग थी, मतलब वो असेट था उनके लिए। अच्छा, तो वो एंटर कर चुका था। वो कहाँ से एंटर करता है? पीओके से आया था, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल से। यार इनका बहुत आसान है ना सर, कभी मालदा से आओ, कभी नेपाल से आओ, कभी पीओके से आ जाओ। मालदा बॉर्डर तो उसमें बिल्कुल ही ओपन था, बॉर्डर फेंसिंग थी ही नहीं, ओपन लैंड बॉर्डर था, रिवराइन है पूरा। फेंसिंग होने पे भी क्रॉसिंग हो जाती है, वो तो कुछ था ही नहीं। तो ये जो दोनों किडनैपिंग है इसने प्लान करी थी गाजी ने। दूसरी किडनैपिंग में आप सर्च करेंगे तो नाम आएगा, पाकिस्तान असेंबली के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी छोटी सी है, उसका एक चीफ है जो चुंदरी कलर का पगड़ी पहनता है और मेहंदी दाढ़ी है। एक ही 2 MP उसके हैं, होते हैं। अरे जो अभी भी है, अरे जो धमकी देता रहता है बार बार। वो आया था नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान से। PIA एयरक्राफ्ट से दिल्ली आया था। किससे मिला, किससे नहीं मिला, क्या बातचीत हुई, वो तो मुझे डिटेल नहीं पता। इतना मैंने टीवी पे कश्मीर में देखा था, बिकॉज़ दैट टाइम आई वाज इन कश्मीर, कि रात के फ्लाइट से वापस चला गया। यानी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से जो बार्गेनिंग करने आया था वो एक्सेप्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो 95 की किडनैपिंग करके मौलाना को छुड़ाने की जो साजिश थी वो भी इनकी फेल हो गई। जो 4 को लेके वो पहाड़ी में गए, उनकी आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। दे वर किल्ड, आई थिंक। उनकी बॉडी रिकवरी नहीं हुई अभी तक। और इसका कोई ग्लोबल वो कुछ नहीं, नेट पे अवेलेबल है। न्यूज़ नहीं बना कोई? न्यूज़ बना, उनकी लेडी वाइफ्स ने टीवी पे रोते हुए अपील की थी टेररिस्ट। फिर यूएस ने कुछ कहा नहीं? अमेरिकन थे ना, अमेरिकन ब्रिटेन थे, नॉर्वेजियन थे। इतने में तो बॉम्बिंग हो जाती है। नहीं, क्या मजबूरियां उनकी थी, मतलब मैं समझ, वहाँ की भी पॉलिटिक्स तो टाइम चेंज होती रही है। अब 94 का फेज, 95 का फेज निकल गया पाकिस्तान में सर। इसका मतलब इसी दौरान कॉन्फिडेंस जब भी आ जाता है, जब उनको ये पता चल जाता है कि गोरे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट, अब बड़ा उनके लिए डिविडेंट है। मतलब उसका कह लीजिए कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनके पास। फिर चरारे शरीफ ज़ियारत जलाता है मस्तगुल, जिसके खिलाफ ऑपरेशन होता है
मस्तकुल बच के भाग जाता है। जलाता क्यों है ये? क्या था? वो जियारत के अंदर ही छुपा हुआ था। खबर लगी तो जियारत घेर लिया गया। वो पूरा बडगांव डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही हिली ट्रेन वाला एरिया है। यानी जियारत के चारों तरफ इतनी पहाड़ी है कि आप डिवीज़न कोर लगा दीजिए फिर भी गैप रह जाएगा। ऊंची ऊंची गैप्स, नाला, पहाड़ी, स्लोप्स, जंगल। इट वॉज नॉट ईजी टू प्रोटेक्ट इंच बाय इंच। रात के अंधेरे में शायद वो निकल गया। जलाया क्यों? जलाया इसलिए कि वो सरेंडर नहीं कर रहा था, अंदर से फायर कर रहा था। और ये फायरिंग 2-3 दिन चली। बाद में वो स्केप करने से पहले अंदर से जला दिया जियारत, ताकि लोकल क्राउड और बाद में ब्लेम करना आसान है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ब्लेम कर दो, इन्होंने जलाया। तो पॉलिटिक्स कुछ भी हाँ, इसी पे पॉलिटिक्स होगा फिर। इस टाइप उनको कोई जलाने से कोई लेना देना नहीं, एज लॉन्ग एज देयर पर्पस इज बीइंग सर्व। गॉट इट। तो वो उन्होंने किया। 95 वो टाइम था जो एक एक डिस्ट्रिक्ट्स में गांव में टेररिस्ट थे। आप चलिए फायर होता था, इनकाउंटर होते थे, कोई दिन नहीं था जो इनकाउंटर ना होता हो। और हमारा यही काम था, टू सीक, टू सर्च, टू डिस्ट्रॉय। इनको खोजो, इनको ढूंढो, इनको सूंघो जैसे बिल्ली चूहे को सूंघती है। इनकाउंटर हो, मारे जाएं, पकड़े जाएं, यही ऑपरेशन चलता रहा। तो 94 से ये पीरियड निकलता रहा। 95 हुआ, 96 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जेएनके असेंबली इलेक्शन कराएंगे। 1996 जुलाई अगस्त। 95 ईयर ऑफ आईडीज। आईडी बहुत बढ़ते थे। आईडी हाँ। और स्टैंड ऑफ फायर और रॉकेट अटैक। सुसाइड अटैक का टाइम नहीं आया था 95 में। सुसाइड अटैक का वक्त नहीं आया था, अभी वो शुरू नहीं हुआ था। इट वॉज एम्बुश, आईडी ब्लास्ट, स्टैंड ऑफ फायर और रॉकेट अटैक। लेकिन 96 जब आया तो गवर्नमेंट ने बोला कि जम्मू कश्मीर असेंबली का हम इलेक्शन कराएंगे, जो कि ड्यू था 88, वो ड्यू था 94 में, क्योंकि वहाँ के असेंबली का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब सिचुएशन इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 2 years। 96 में इलेक्शन का ऐलान हुआ। आप समझ सकते हैं कि उस कश्मीर में जहाँ पर हम पिछले 6-7 साल से हालत देख रहे हैं, तो वहाँ चुनाव कराना है। बाप रे, पागलपन है। चुनाव कौन कराएगा? हाँ। पोलिंग बूथ पे आप ही कराएंगे, और कौन कराएगा? और पोलिंग स्टाफ कहाँ से आएगा? जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी कि हम पोलिंग बूथ की ड्यूटी नहीं करेंगे, नहीं मारे जाएंगे। हमें नहीं करना। वोटर लिस्ट किस में छपी थी? उर्दू में। वोटर लिस्ट पढ़ने के लिए उर्दू जानने वाला चाहिए। दिल्ली से उर्दू रीडर ढूंढेगा। पोलिंग स्टाफ, प्रिसाइडिंग अफसर, इंक लगाने वाला, ठप्पल जहां लगाएंगे, ये पूरा स्टाफ दिल्ली से गया IL 76 में लोड होके। भारत सरकार ने उतने स्टाफ इकट्ठा किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी चीज़ ऑर्गेनाइज किया। IL 76 से सारा स्टाफ श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपुर एयरपोर्ट पे लैंड होता था। हम लोग नोडल ऑफिसर थे। BSF was given the responsibility of nodal officer to conduct the election. Indian Army was supporting us in interior and complete districts area. 88 में वोट रिगिंग हुई थी, ऐसा बताया जाता है कि 88 एलिगेशन बहुत लगा था। एलिगेशन लगा था। ये था कि वो लोकल पार्टी की सरकार बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। हाँ। जिसको लेके लोग नाखुश थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट लेकिन 96 में तो ये था कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को में रिज्यूम करना। हाँ। ये बड़ा लार्जर ऑब्जेक्टिव ये था। किसकी सरकार बनती है नहीं बनती है कोई बड़ा मैटर करने वाली बात नहीं। लोग पॉलिटिकल प्रोसेस को एक्सेप्ट तो करें। हाँ। और वापस एक जमहूरियत कायम हो, वापस जेएनके असेंबली में उनके नुमाइंदे बैठे, वो सरकार चलाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये थॉट प्रोसेस था। अब बताइए कि इंश्योरेंस करके सबको, LIC सबका इंश्योरेंस करके स्टाफ यहाँ से जाता था कि गया और मारा गया तो इनको इतना मुआवजा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में तो हर आदमी वॉलंटियर नहीं करेगा जाने का। जो स्टाफ गया सबका इंश्योरेंस हुआ। वहाँ उतरते थे, पूरी नाइट फ्लाइट उतरती थी। बस लगा के हम लोग एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक हेलमेट सबको देते थे। सबका नाम कंप्लीट, जहाज से उतरे, हैंगर में खड़ा किया, सबकी डिटेल लिखी, नाम, पता, उनके घर का कॉन्टैक्ट नंबर, पड़ोसी का कॉन्टैक्ट नंबर। 50-55 सीटर बसें होती थी, बिठा के हम लोग रात को अपने अपने कैंपों में ले जाते थे।
अब जर्नी वो 20 किलोमीटर, कहीं 150 किलोमीटर, कहीं 75 किलोमीटर, पूरा रूट कवर करती थी इंडियन आर्मी। एम्बुश न कहीं हो जाए, इनके पोलिंग स्टाफ के ऊपर ही ना एम्बुश हो जाए, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी, इतने लोग मारे जाएंगे, निहत्थे हैं लोग। सोचिए कि इतना पोलिंग स्टाफ दिल्ली से गया, इतने बड़े JNK असेंबली का इलेक्शन कराना है, एम्बुश की एक घटना नहीं होने दी उस समय। सबको पूरी आर्टरी प्रोटेक्ट करके ले जाया गया, और पोलिंग स्टाफ को सेफ रखना कैंपस में, खुद खाना खिलाना, रात को अपने PCO बूथ से उनसे उनके घर पे बात करवाना। सिविलियन देना ये सिविलियन थे ना वो, हाँ। रात को कहते थे भाई मेरे परिवार से आज बात करा दो आप। नॉर्मल लोग हैं हाँ। तो बूथ के अंदर हमारा ऑपरेटर बैठा रहता था, सबका नंबर लेके सबके हैं, सब फटाफट बात कराते जाओ रोज। उसके बाद उर्दू पढ़ने वाली, वोटर लिस्ट पढ़ने वाला स्टाफ होता था। फिर ड्यूटी, CAPF की पूरी ड्यूटी थी। JNK पुलिस के उस टाइम में कौन कौन डिप्लॉयड था JNK में? JNK में इंडियन आर्मी, हम्म। रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हम्म। इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल जिम्मेदारी थी, किसी के अंडर नहीं कोई था। इंडियन आर्मी अपना काम कर रही थी, हम अपना काम कर रहे थे। आपको एक तरीके से RR बनने से पहले वो सारे काम करने के लिए डाल दिए थे। एग्जैक्टली। RR बनने के बाद भी हम रहे। RR के बनने और इंडियन आर्मी के रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन के बीच जो डिस्टिंक्शन है, वो डिस्टिंक्शन अलग है। मतलब इंडियन आर्मी की पहले रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन थी, RR बाद वो में LC से आई थी। नहीं, इन्फेंट्री बटालियन कोई 14 सिख है, एक इन्फेंट्री बटालियन है, 5 पंजाब एक इन्फेंट्री बटालियन है। नहीं वैसे जनरल पांडे ने यही बताया था कि वो LC में थे डिप्लॉयड। हाँ। और जैसे यहाँ कश्मीर में इंसर्जेंसी हुई हाँ। तो फिर उनको मूव किया गया। वो इसका अर्थ है कि वो एक जगह जहाँ थे वहां से उठ के इस ड्यूटी के लिए आए। हाँ। वो ठीक है। हाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ नॉमेनक्लेचर पे। अच्छा। कि जो ट्रुप्स रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन थी, उनको बाद में उन्होंने RR में RR नाम से लाए, जिसमें कि मिक्स थे, यानी सारे आर्म के लोग उसमें मिक्स थे। आर्टिलरी का भी था, आर्मर्ड का भी था, एयर डिफेंस का भी था, इंजीनियर्स का भी था, आर्मी ग्रेनेडियर्स का थे, सर्विस कोर के कर्नल RK शर्मा आए थे, सर्विस कोर के लोग थे, उनका मिक्स RR बनाया। हाँ। और वो ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल गृह मंत्रालय आर्मी की थी। और जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट था वो गृह मंत्रालय का था। यानी बजट गृह मंत्रालय से जाता था, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पे वो डिप्लॉयड थे। अभी ये चेंज आया है कि RR बटालियन ने भी रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन को ही अभी RR बना दिया है। एक और चेंज अभी किया है, नाम तो RR ही है, लेकिन वो मिक्स नहीं है, उनकी रेगुलर बटालियन है, उसी का नाम RR दे दिया। आज मैं 14 सिख हूँ, 3 साल के लिए मैं RR कहा जाऊंगा, ऐसा सुना मैंने, हो सकता है यही सच्चाई हो। तो उन सब एरियाज में से मेरे एरिया में 3 इन्फेंट्री बटालियन थी। BSF की हमारी अकेली बटालियन थी। हम कोलैबोरेटिव भी काम करते थे, एक दूसरे के कोऑपरेशन से काम करते थे, मिल के काम करते थे, इंडिपेंडेंट काम भी करते थे। इसके बाद JK पुलिस थी, और कोई फोर्स नहीं थी। ITBP थी टनल वगैरह की सुरक्षा में। ITBP, BSF, CRPF। CI में सिर्फ BSF थी। अच्छा। BSF और आर्मी। CRPF की स्टैटिक ड्यूटी थी। स्टैटिक पूछेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोर्ट, ट्रेजरी, टेलीफोन एक्सचेंज, ये स्टैटिक ड्यूटी हुई। CM रेजिडेंस स्टैटिक ड्यूटी हुई। आप काउंटर इंसर्जेंसी, हम जो थे ऑपरेशनल प्रॉपर। ITBP जवाहर टनल की सुरक्षा में थी। ठीक है। SSB यूनिफॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई थी तब तक। अच्छा। सिविलियन फोर्स थी। SSB यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हुई है 2001-2002 के आसपास, तो उनको भी स्टैटिक ड्यूटी में डाला। और एक फेज बाद में आया, फिर रोड ओपनिंग पार्टीज में ITBP को डाला, CRP को डाला, SSB भी रही है, BSF भी ROP में रही है। लेकिन जो रेगुलर टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेट करना, इंफॉर्मेशन निकालना, रेड करना, कार्डन सर्च करना, तलाशी लेना, इनकाउंटर ढूंढना, इनकाउंटर को हैंडल करना, वो काम BSF का था और इंडियन आर्मी का था। इंडियन आर्मी बोले, RR बोलिए, आप जो भी बोलिए, उस फेज में 96 की बात बता रहा हूं। ओके। इलेक्शंस हुए, शानदार इलेक्शन हुआ। वोटिंग कम रही, वोटिंग परसेंटेज कम था, बट इलेक्शन हुआ। BBC करेस्पॉन्डेंट घूमते रहे फोटो लेने के लिए, हमें अभी भी याद है। 2 बजे तक 10% वोट पड़ा, अचानक फिर वोट बढ़ गया। उसमें थोड़ा आरोप लगता है कि नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोगों को पुश किया वोट डालने के लिए, टू दैट एक्सटेंट कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इनकरेज किया, और वो उन्हीं के फीलर से किया। मखदूम
गांव से मोहल्लों से फीलर आता था हम्म, कि कोई तो मस्जिद से अनाउंस कर दो वोट डालने जाओ, हम्म, नहीं भी अनाउंस करो तो थोड़ा हमको सपोर्ट करो। अब वो क्यों बोलते थे हम्म, कि टेररिस्ट जब उनको धमकी देंगे ना तो वो कहेंगे अरे ये तो फोर्स वालों ने जबरदस्ती की, इस मारे डर के हम गए वोट तो डालने, तुम भी बोल दो जान जबरदस्त। बचाने के लिए, और वोट डालना चाहते भी थे। हाँ। तो वो वोटिंग हुआ, हम्म, इसमें एनसी सरकार बनी, हम्म, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम बने। ये बात है 96 की। 96-99 में बिल्कुल फुल फ्लेज्ड टेररिज्म चल रहा था कश्मीर में। 97 में हम्म, मौलाना मसूद अजहर ने जेल ब्रेक करने की कोशिश की, कोट बलवाल जेल के अंदर सुरंग खोदने की कोशिश की। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जम्मू के अंदर, आपके जेल के अंदर हम्म, सुरंग खोद लेता है। मतलब देखिए किस टाइप का नेक्सस रहा होगा, हम्म, कितना बड़ा नेक्सस रहा होगा। हम आप यहाँ बैठे हैं, सुरंग खोल देंगे? पॉसिबल है? नहीं, खोदा उसने, प्रॉपर सुरंग। प्रॉपर सुरंग खोदा और उसे भागने की कोशिश की। वो और सजाद अफगानी दोनों ने, हम्म, मॉर्निंग का टाइम था, सजाद अफगानी सुरंग में आगे आगे था, हम्म, मौलाना उसके पीछे था। और जब एग्जिट पॉइंट पे ज्यों ये पहुंचे सीआरपी के सेंट्री ने देख लिया, हम्म, उसको डाउट हो गया, उसने फायर किया तो सजाद अफगानी मर गया एग्जिट पे ही। जब सजाद अफगानी मर गया तो मौलाना उस सुरंग से भाग नहीं सका क्योंकि बॉडी है। बॉडी है आगे। तो इसको फिर घसीट के हम्म, बाहर लेके आए, इसी मौलाना को हाँ, घसीट के टांग से बाहर लाए, हाँ, खड़ा किया इस मोटे को, हाँ, और बोला मौलाना साहब या तो वज़न कम कर लो या सुरंग चौड़ी खोद लो। तो मौलाना ने बोला अगली बार हम सुरंग से नहीं जाएंगे, आप हमको छोड़ के होगा। सोचिए आप, सजाद अफगानी की बॉडी पीसीआर पोस्टमार्टम के बाद दफना दी गई, हम्म, मौलाना जेल में था। ये तीसरी कोशिश हुई। उसके बाद का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, चौथी और फाइनल कोशिश कब हुई? 24 दिसंबर 1999, IC 814 हम्म, किडनैपिंग। IC 814 किडनैपिंग से पहले भी एक एफर्ट और हुआ जो मैं मिस कर रहा था, भी बता रहा हूँ। उससे पहले एक कोशिश और होती है, ISI सैयद मोहम्मद उमर शेख को दिल्ली भेजती है। सैयद मोहम्मद उमर शेख, ब्रिटिश बार्न पाकिस्तानी नेशनल, एजुकेटेड फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, fought against the Russian, हेडली टाइप का लग रहा है हैं? ये तो हेडली टाइप का लग रहा है। नहीं मतलब डैनियल पॉल का हत्यारा, अच्छा, डैनियल पॉल का किलर, अच्छा, जिसके ऊपर माइटी हार्ट पिक्चर बनी थी हॉलीवुड की, और उमरता पिक्चर आपकी हिंदी पिक्चर बनी है एक। तो सैयद मोहम्मद उमर शेख को कराची से दिल्ली भेजा गया। सी द स्मार्ट फेलो लैंडेड इन दिल्ली फर्स्ट टाइम, ऑलरेडी हैड ए कॉन्टैक्ट इन निजामुद्दीन एरिया। His objective was to befriend the Europeans, Israelis, Americans, to plan a kidnapping and again negotiate for release of Maulana. और वो उसने किया। कैसे किया? वो दिल्ली लैंड करता है, निज़ामुद्दीन में उसके कॉन्टैक्ट उसको लेने आते हैं। उसके बाद वो उसे बताया जाता है लोकल, दरगाह की बात कर रहे हैं या निजामुद्दीन ईस्ट की बात कर रहे निज़ामुद्दीन ईस्ट की बात कर रहा हूँ। हैं? ईस्ट रईस लोग। रईस लोग वहाँ उसको बताया जाता है कि किडनैपिंग करनी है तो लाल किला से जो आगरा बस जाती है ना टूरिस्ट सुबह सुबह वाली, उसमें बैठ के जाओ, दोस्ती करो। उसका ब्रिटिश एक्सेंट होता है बातचीत का, तो बस में ट्रेवल करता है वो, आगरा जाता है, एक इजरायली को दोस्त बनाता है, महिला नहीं जेंट्स को, और उसका प्लान था इसी को रगड़ दें। रात को 11 बजे के लगभग वो बस आती है दिल्ली। अभी तो हाईवे अच्छा हो गया, थोड़ी जल्दी आ जाती होगी। तो एक मौलाना साहब हैं, मौलवी साहब जिसके घर में वो जाता है, मौलवी साहब का दरवाज़ा थोड़ा छोटा होता है, इजरायली 6.5 फीट का है। इजरायली दरवाज़ा खोलता है, मौलवी वो इजरायली दोस्त समझ के जाता है इसको, उससे दोस्ती कर लेता है, ये नहीं कि हम टेररिस्ट हैं। तो मौलाना साहब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, खिड़की से बोलते हैं यार इतने लंबे आदमी को मैं कैसे छुपाऊंगा घर में। फिर चला जाता है, कहीं रहते हैं होटल में सब। अगले दिन उससे अलग हो जाता है, क्या करता है वो डिटेल नहीं पता। दोबारा कोशिश करता है, फिर पहाड़गंज रेलवे स्टेशन साइड में कमरा लेता है
और वहाँ पर फिरंगी बहुत घूमते हैं। एक फिरंगी पूरे ग्रुप को दोस्त बनाता है एंड बड़ा इजीली लोग ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उसकी अंग्रेज़ी बोलने की स्टाइल लंदन की अंग्रेज़ी बोलने की स्टाइल है। और अपना तारुफ क्या देता है, आतिश शर्मा मेरा नाम है, सहारनपुर के एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरा एक फार्म हाउस है, ईट ड्रिंक बी मेरी मेरा शौक है, तो हमारी पार्टी करेंगे। फार्म हाउस वगैरह तो में ये अंग्रेज लोग पानी, वोदका और पार्टी के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाते हंसते हैं। बहुत जल्दी, यही तीन चीज इनकी मेन वीकनेस पसंद है लगता है। पानी होना चाहिए, नहीं समुद्र देख के बड़े खुश होते हैं। वोदका होनी चाहिए, स्विमिंग पूल भी, अगर पूल पार्टी स्विमिंग पूल, कह दो खुश हो जाएंगे। तो बोले कि शर्मा जी बहुत बढ़िया आदमी है। इनको लेके जाता है वो दादरी साइड से एक ओमनी गाड़ी आती है। ये सब आपको बता रहा हूं मैं कि बड़ा फर्टाइल एरिया है हम लोगों का ये। तो ये रास्ते में कहीं चाय पीने के लिए ढाबे पर रुकते हैं और उधर से एक ओमनी गाड़ी आती है, इसमें AK-47 वगैरह भी होता है। जब ये चाय पी रहे होते हैं ना, तो उसमें एक अंग्रेज को शक हो जाता है, तो वो अंग्रेज भागता है खेत के तरफ। तब ये आनन फानन में एक्सपोज ना हो जाए, बाकियों को लेके गाड़ी में डाल के भाग लेते हैं। ये भाग लेते हैं तो वहाँ हल्ला मच जाता है, क्योंकि एक अंग्रेज खेत में भागा, वो बोलता बाकी मेरे दोस्त थे वो कहाँ गए। ये भागते हैं। चूंकि दिल्ली क्रॉस करके ये यूपी में चले गए हैं, तो दिल्ली पुलिस यूपी STF का मदद लेती है और सहारनपुर के पास ट्रेस करके इनको फार्म हाउस में इनकाउंटर होता है। उसमें मुलायम सिंह यादव का एक कजिन मारा जाता है। STF में इंस्पेक्टर था निर्भय यादव, अभय यादव या निर्भय यादव उसका नाम है। उस इनकाउंटर में शहीद होता है वो। सारे टूरिस्ट सेफ रिहा कर लिए जाते हैं, लेकिन सैयद मोहम्मद उमर शेख मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ इनकाउंटर। अब वो मैनेज किया है, उसको इन्होंने भगाया वो नहीं पता, बट वो बच जाता है एंड ही बिकेम ए वांटेड टेररिस्ट फॉर दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस निज़ामुद्दीन ये नेहरू प्लेस एरिया में एक दिन एक चोर का पीछा कर रही होती है और उस दिन ये अपना कोई टेक्निकल इक्विपमेंट बनवाने के लिए गया हुआ है नेहरू प्लेस में, सैयद मोहम्मद उमर शेख। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। इसको शक होता है कि कहीं मेरे चक्कर में दौड़ा रहे हैं, तो ये गिर जाता है और भागते भागते इसको गोली लग जाती पैर में और ये सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहाँ पर BBC करस्पॉन्डेंट जुबैर ने इसका इंटरव्यू लिया है और एक सैयद मोहम्मद उमर शेख की जेल डायरी आप नेट पर ढूंढिएगा, 35 पेज की है और ये तिहाड़ जेल में बंद होता है। ये हो गया चौथा कोशिश मौलाना को छुड़ाने की। और पांचवी और अंतिम और सक्सेसफुल कोशिश थी 24 दिसंबर 1999 को, जब मिलेनियम चेंज हो रहा था। उस दौरान भी टोटल पासपोर्ट फर्जी बनवाने का सपोर्ट कहाँ से मिला था? भोपाल से हुआ था। पाकिस्तानी जो हैंडलर था कहाँ से बात कर रहा था? फ्लैट नंबर 909 गोल्डन सॉयल कॉलोनी, जोगेश्वरी ईस्ट, मुंबई। पाकिस्तानी स्पाई सैटेलाइट ने सबसे पहले उसको कैच, अमेरिकन सैटेलाइट ने सबसे पहले कैच किया था। उसने इनपुट दिया था हमारे एजेंसी को कि सम हैंडलर इज टॉकिंग फ्रॉम मुंबई, ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम देयर। मैं 2-3 महीने पहले मुंबई में किसी फ्रेंड से मिलने गया था, तो वो जोगेश्वरी से गुजर रहे थे, तो मैं को ड्राइवर सीट पे उनके बाद हमें तो याद आ जाती है चीज़ें। मैंने कहा ऐसी जोगेश्वरी से गिरफ्तार हुआ, तो क्या भाई साहब हम तो यहीं रहते हैं, हमको हिस्ट्री पता ही नहीं थी ये। उसके बाद वो कहानी आपको पता ही है, टारमैक कंधार पे जो IC-816। हमें कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं सर। तो उस जहाज के अंदर जो मौलाना मसूद अजहर का खुद का कज़न इब्राहिम अतहर was the red cap, he was the leader of the entire हाईजैकर्स की जो टीम थी 5-6 की, उसको हेड कौन कर रहा था? इब्राहिम अतहर। अंदर जो आपस में बात कर रहे थे उसको रेड कैप बोल रहे थे, चीफ, ही वाज द चीफ हाईजैकर। अभी वो मारा गया, अभी वो है नहीं वो। तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट से लैंड करते हैं काठमांडू। और कितनी विचित्र बात है कि उस जहाज से लैंड करने के बाद ये अराइवल में बाहर नहीं आते हैं, ये अंदर ही अंदर डिपार्चर में IC-814 का बोर्डिंग कार्ड इनको दिया जाता है।
विदाउट डिसएम्बार्किंग। कौन करता? पाकिस्तान एम्बेसी का जो चीमा, आज़म चीमा करके, देयर इज फर्स्ट सेक्रेटरी ISI का आदमी था जो काठमांडू के अंदर बैठा था। अब जब उसमें बैठते हैं तो इनका वेपन कैसे आता है? उसकी एम्बेसडर कार में, जिसको कि इम्यूनिटी थी, वो फ्रिस्किंग नहीं, उसकी चेकिंग नहीं होती थी, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक गाड़ी थी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ऑफिशियल गाड़ी में वो रक्सैक, ग्रेनेड्स, पिस्टल IC 814 के अंदर डाला जाता है, चेक इन बैगेज में। आपको ध्यान होगा जब IC 814 रिलीज होता है, सारा कहानी खत्म होने के बाद हाईजैकर वापस आते हैं 10 मिनट बाद, उनका कोई झोला छूट गया होता है उसके अंदर, तो दोबारा सीढ़ी लगा के झोला निकाला जाता है, वही झोला था वो। अब फिल्म में भी देखिएगा तो सीन है। एयरक्राफ्ट हाईजैक होता है और भैरवा के ऊपर मिड स्काई में, यानी जहाज टेक ऑफ करने के बाद भैरवा के ऊपर जब ट्रेवल कर रहा होता है, उस समय किडनैप हो चुका होता है, आना था दिल्ली। तो अंदर कैप्टन ने सिग्नल दे दिया था। कैप्टन के पास जो सिस्टम होता है, उसने इंडिकेट कर दिया था कि हम ऑलरेडी अपने कंट्रोल में नहीं है। दैट वाज द टाइम व्हेन एयरक्राफ्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया टू दिल्ली। PM उस दिन किसी पब्लिक रैली में गए थे साउथ इंडिया, तो उनका एयरक्राफ्ट साउथ इंडिया से दिल्ली की तरफ उड़ रहा था, वो चाहे हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, मेरे को ध्यान नहीं। तो मिड एयर में उनको भी खबर हो जाती है, और पायलट एक जगह लिखता है कि सेम टाइम बोथ एयरक्राफ्ट्स वेर इन एयर। तो इस जहाज को अमृतसर उतारा जाता है, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां 49 मिनट तक ये पार्क रहता है रिफ्यूलिंग के लिए। कैप्टन कहता है, कैप्टन देविसन कहता है कि वी डोंट हैव ए सफिशिएंट फ्यूल, हम आगे कहाँ जाएं डेस्टिनेशन, हमको रिफ्यूलिंग चाहिए। तो बड़ा रिलेक्टेंटली ये लोग अमृतसर में उतारते हैं, और अमृतसर में रिफ्यूलिंग का प्रोसेस चल ही रहा होता है कि हाईजैकर्स को डाउट हो जाता है कि इट्स नॉट सेफ टू स्टे इन अमृतसर फॉर लॉन्गर टाइम। तो उन्होंने 49 मिनट के बाद बोला तुम उड़ाओ फिर। दोबारा जब टेक ऑफ करता है जी, तो दे आर आस्किंग फॉर लैंडिंग एट लाहौर। तो अमृतसर से ज्यों उड़िए त्यों लाहौर आ जाता है। तो पाकिस्तान ड्रामा करने के लिए कहता है नहीं नहीं नहीं, विल नॉट अलाउ दिस हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट टू लैंड ऑन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो लास्ट में प्ली करता है कैप्टन कि मतलब हम मिड एयर में क्रैश हो जाएंगे, हम रिफ्यूलिंग नहीं लेंगे तो क्रैश हो जाएंगे। फिर हाईजैकर्स अपने लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, क्योंकि हाईजैकर्स आर ऑलरेडी बीइंग मॉनिटर्ड बाय द ISI। उन पे जो कम्युनिकेशन सेट है वो एग्जैक्टली कौन सा सेट है मेरे को ध्यान नहीं, जिस पे ऑलरेडी वो कम्युनिकेशन में थे। तो पाकिस्तान ने एयरपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए उस पर ब्लॉक वगैरह भी लगा दिए कि हम नहीं उतरने देंगे। लास्ट में उन्होंने ब्लॉक को हटाया और एयरपोर्ट पहले उन्होंने एकदम अंधेरा कर दिया था कि इस पे जहाज ना उतर सके। तो पायलट एक जगह कहता है कि वाघा बॉर्डर, अमृतसर से वाघा होते हुए जो लाहौर की रोड जाती है ना, हम उस हाईवे को समझ लिए कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की लाइट है, और जहाज के एटीट्यूड को इतना नीचे लाए कि वहाँ से दोबारा टेक ऑफ करना इज टेक्निकली नॉट वेरी सेफ और नॉट एडवाइजेबल फॉर द पायलट्स। तो कहता है हमने फिर वहाँ से अंदाज़ा लगा अरे तो हाईवे है। दोबारा वो एयरक्राफ्ट को उड़ाता है, लाहौर उतारता है, लाहौर में रिफ्यूलिंग होती है, वहाँ से टेररिस्ट कहते हैं तुम दोबारा उड़ाओ, वी आर ऑन मिलेनियम फ्लाइट, इट्स अ मिलेनियम फ्लाइट, उड़ाते रहो। दे आर इंजॉइंग दी हाईजैकिंग एंड दे आर जस्ट enjoying the life of more than 160 passengers. अब जहाज जाता है दुबई, तो अलमिनाद उनका टेक्निकल एयरफोर्स एरिया, वहाँ लैंड होता है। वहाँ लैंड के पहले रूपिन कटियाल को मार देते हैं ये। रूपिन कटियाल एंड हिज वाइफ दे वर ऑन हनीमून ट्रिप टू काठमांडू, उसी जहाज में ट्रेवल करते हैं। तो वो कुछ हेड डाउन कुछ चिल्लाते हैं वो हाईजैकर, जिसको प्रॉब्ली वो फॉलो नहीं करता या सिर उठा के देखना चाहता है, स्टैबिंग किया उसको गर्दन काटा उसकी, और गर्दन का स्प्लैश ब्लड का
विंडो पे पड़ा जहाज के। हम्म। उसकी वाइफ 5 सीट पीछे बैठी है। कटी हुई गर्दन रूपिन कटियाल के बगल का पैसेंजर देख रहा है कि मर चुका है। ही जस्ट टेकिंग लास्ट ब्रेथ। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी वाइफ को बता दे कि ही इज नो मोर। वाइफ बार बार कह रही कि उससे बात कराओ। डेथ से पहले पानी मांगता है। तो जब अलमिनात पे जहाज उतरता है तो इंडियन अथॉरिटी जब वहाँ पहुँचती है तो लास्ट में हाईजैकर को इस बात के लिए लोग कन्विंस करते हैं कि जो सीरियसली इल पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, हाईली डायबिटिक हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, आप उनको ऑफलोड कर लेने दो। तो कुछ पैसेंजर वहाँ ऑफलोड होते हैं विच दे अलाउ। उसमें रूपिन कटियाल की बॉडी भी ऑफलोड की जाती है। फिर वहाँ से जहाज उड़ाते हैं, कंधार जाते हैं। मुल्ला उमर की सरकार थी। आज प्रेजेंट जो रक्षा मंत्री है इसका फादर था वो, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ तालिबान टुडे, जिसने आपको याद होगा दोहा में बयान दिया था अभी कि इंडिया के साथ हम रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे। अफगानिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में जो कुछ भी उचित होगा वो हम करेंगे एंड इंडिया इज आवर फ्रेंड। हिज फादर मुल्ला उमर वाज तालिबान चीफ इन अफगानिस्तान इन 2000। वन आइड, एक आंख थी उसकी। बाद में वो कराची के हॉस्पिटल में सर क्या हम अपनी इंटेलिजेंसीज को अच्छे से बजट नहीं देते हैं जो इतना सब कुछ हो रहा था? क्योंकि सर एक्चुअली सर ये मतलब एक तो हो गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी। मुझे लगता है कि कैसे हम ट्रैक नहीं कर रहे थे? भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग में आईएसआई एक आध कदम आगे रही है हमेशा। बहुत पैसे डाले और हम लोग कहीं न कहीं अपने आइडियलिज्म, आदर्शवाद और निजी स्वार्थ, मुझे लगता है हम इसमें ज़्यादा परेशान रहे, फंसे रहे। इंटेलिजेंस एजेंसी ने अच्छा काम किया, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं किया होगा, नहीं किया है, बट सिर्फ उस टाइम में एक्चुअली आईएसआई इज वेरी रोग, वेरी रूथलेस एंड हैविंग नो रिगार्ड टू इंटरनेशनल एनीथिंग एथिक्स तो खैर बात ही नहीं कर सकते उनकी। मोरालिटी तो कंट्री में नहीं है। इट्स जोक टू टॉक अबाउट। तो और मुझे लगा कि इस टाइप के रॉन्ग डूअर्स जो होते हैं ना, जो ऐसे कॉन्स्पिरेटर हैं, ऐसे प्लानर्स हैं, जिन्हें नहीं, जैसे आपने बोला 5 बार ये बंदे को छुड़ाने का ट्राई किया, ये कह के मैंने सिर्फ एक कोशिश की कि हाउ इम्पोर्टेंट मौलाना मसूद अजहर वाज फॉर आईएसआई। नहीं, बट दिस क्वेश्चन यू आर रेजिंग राइट नाउ इन अ पॉडकास्ट, राइट? दैट सिंपली मीन्स कि 5 पीपल जो उस टाइम में एक्चुअल ऑपरेशन में थे, उनको ये पैटर्न दिख रहा था। मौलाना को ले जाना चाहते हैं, मौलाना को ले जाना चाह रहे हैं, ये मौलाना को छुड़ाना 100% था। अच्छा, ये बिल्कुल था, इसमें तो कहीं वैसे शक नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस। कम से कम 50 लोग, मैं बस मिनिमम कह रहा हूँ 50 लोग, उनमें से एक तो बंदा इंटेल का होगा। यस, कॉमन सेंस की एनालिसिस है ये। आपका जो लड़का पेपर पे सर एनालिसिस करता है ना, एक है रिसर्च और एक है एनालिसिस। सर ये सिर्फ आपका दिमाग पे बल पड़ना और सवाल पूछना बड़ा नेचुरल बनता है। तब तो हम लोग फील्ड ऑपरेट कर रहे थे, हमें इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आप फील्ड कर रहे थे? फील्ड कर रहे थे। कोई पेपर पे हमको लगता था टेररिज्म वहीं तक है, वही है। टेररिज्म का होराइजन बियॉन्ड दिस है। हमको उस समय क्या था ना, ये उसका जो कॉम्बैट रूप था। हम क्या कर रहे हैं? आप हमको बहुत सारा न्यूज़ दे रहे हैं हर दिन, हम उसकी डीब्रीफिंग करेंगे ना, सब सारे डॉट्स को कनेक्ट करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम अपने सीनियर अफसर को जाके एक रिपोर्ट देंगे, सर आज मेरी एनालिसिस ये कह रही है, सर इस बंदे को हमने जेल नहीं, इसको ठोक देना चाहिए, सर दिस पर्सन, या फिर सर दिस पर्सन शुड नॉट बी हियर इन इंडिया, और या फिर हमें फेक न्यूज़ चला देनी चाहिए कि ये बंदे, अगर आप लीगली भी कर रहे हैं ट्रायल तो एग्जीक्यूट तो कर। ट्रायल का भी एक मेथड है जिसमें अगर आजीवन कारावास है तो तू जेल में ही रहेगा। सर व्हाई कांट यू फेक समथिंग कि ये बंदा मर गया, पॉइजन होके मर गया, या किसी ने इसको स्टैब कर दिया, एंड देन यू मूव हिम टू अ सिक्योर फैसिलिटी वेयर यू कैन इंटरोगेट। अथॉरिटीज आर बेसिकली दे हैव टू आंसर ऑन दिस कि भाई ये चीज आपने इतना लिंगरान किया जेल के अंदर, हाँ, इतना लिंगरान किया, हाँ, कि इस चीज के इतने इफेक्ट्स रहे, इतने मौके मिले। 94 का बंदा पकड़ा गया और 2000 आ गया। आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो वहां थे, उनकी फोटो आज मैंने नहीं, उस नेगोशिएशन में भी गए थे। हाँ, तो वो
उस सर वाज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। कांधार की आज मैंने उनकी पिक्चर देखी। अब आपने हाँ अब देखिए कितना एम्बरेसमेंट हुआ। हाँ फाइनली आपने 3 टेररिस्ट तिहाड़ जेल से किसको छोड़ा? सैयद मोहम्मद उमर शेख को। नहीं, अभी वहाँ पर वो तो हाईजैक में आप पहुंच गए कंधार, हाँ जहाज कंधार पहुंच गया। हाँ मुल्ला उमर की सरकार थी हाँ एंड ओसामा बिन लाडेन वाज जस्ट ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ काबुल। लाडेन तो उसमें ऑलरेडी था। ओसामा बिन लाडेन ने इनको डिनर दिया था। अब भाई लादेन है तो इस टाइम 31 वाज लादेन अल-कायदा वाज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। वाज लादेन ऑन द हिट लिस्ट ऑफ अमेरिका येट? नो। नहीं, 9/11 अभी हुआ नहीं था। तो नहीं यही तो कह रहा हूं मैं कि अमेरिका का तो ओसामा हिटलिस्ट- वाज मतलब मैंने ये ओसामा रशियन फोर्सेस जब चली गई, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका आई गेस एक टाइम। मैं वो इसलिए कि भाई रशियन फोर्सेज वहां थी तो कौन अनकंफर्टेबल था? 10 साल यूएसएसआर अफगानिस्तान में था तो विच वाज द कंट्री वाज द मोस्ट अनकंफर्टेबल? अमेरिका, ऑब्वियसली। अमेरिका ने रशियन फोर्सेज को अफगानिस्तान से निकाल फेंकने के लिए इनको बनाया, जितनी मदद करी पाकिस्तान की, इनकी मदद की, हम्म, सऊदी अरबिया ने फंडिंग करी, जी मुजाहिद इन्होंने तैयार किए पाकिस्तान ने। जी तो वो निकाहनामा जो 3 लोगों का हुआ, इस निकाहनामा के पीछे पर्पस क्या था? सऊदी अरबिया काजी बना और निकाहनामा पाकिस्तान और अमेरिका का हुआ। तो एक की टेक्नोलॉजी और फंडिंग थी, एक की तो टेक्नोलॉजी और वेपन थे। मुजाहिद पाकिस्तान के थे झुग्गियों से उठाए हुए, और पैसा किसका था? सऊदी अरबिया का था। तो ये सब चीज़ लगा रशियन फोर्सेज के खिलाफ। अब रशियन फोर्सेज चली गई। 93 में नजीबुल्ला जी मार के लटका दिए गए थे, बिजली के पोल से उनकी बॉडी लटकी रही, उनकी फैमिली बच पाई। वो तो नजीबुल्ला वाज द प्रेसिडेंट ना। नजीबुल्ला को मर्डर जो किया तालिबानियों ने, तो तालिबानियों का रूल 93-94 में आ गया था। तो 2000 के जहाज की किडनैपिंग में भी दे वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। अमेरिका को झटका 9/11 में लगा। ये कौन सा साल है? 2001। 11 सितंबर 2001 was the turning point in international terrorism history, जिसमें अमेरिका को पहली बार दर्द हुआ जब 2670 लोग मार दिए गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ट्विन टावर में। और वो ऐसा साल था, पता आपको? जॉर्ज बुश वाज ऑन द टूर। जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट टूर में गए थे, किसी दूसरे स्टेट में उस दिन थे। जी जी। जॉर्ज बुश को एक स्कूल को संबोधित कर रहे थे बच्चों को। उनको लौट के आने नहीं दिया 72 घंटे, 4 दिन तक न्यूयॉर्क में नहीं आने दिया। उनको बोला आप न्यूयॉर्क मत आओ, क्योंकि हो सकता है ये व्हाइट हाउस पे अगला जहाज कोई ऐसा भी हो जो व्हाइट हाउस पे गिर जाए, तुम कहीं और रहो, फिर तुम अलग रहो। बाद में जॉर्ज बुश ने खुद बोला कि भाई एज ए प्रेसिडेंट मैं इतने दिन तक अवे नहीं रख सकता। ही प्रेस्ड अपॉन ए रिटर्न बैक। और यही डिक चेनी था, वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें इसने मुशर्रफ को रिंग किया था। यही डिक चेनी है जिसने एसेंशियली फिर मैप, ज्योग्राफी, ड्रोन, वॉर, पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगा के फेंका इसने। ये वही इराक अटैक का। हाँ। इराक के पास डिस्ट्रक्शन ऑफ नहीं, मतलब इतना डेंजरस इराक वार का भी तो ही आर्किटेक्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये इतना डेंजरस आदमी माना जाता है कि ट्रम्प को ऐसे आदमी से डर लगता था। क्या डिक चेनी है ना, कैन नॉट गो अगेंस्ट पीपल लाइक डिक चेनी। यही बात थी। हाँ। तो ये जो जैसे वो कौन था, द गाय विथ निक्सन, हेनरी किसिंजर। These are people, ruthless people. डिक चेनी का भी हिस्ट्री रहा है। आज तो टाइम्स ऑफ इंडिया में कल के और आज वाले में उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली थी। तो अब सन 2000 आ गया। अब सुनिए क्या हुआ। जब जहाज रिलीज हो गया तो ये तीनों टेररिस्ट हैंडओवर कर दिए गए। तीनों में कौन कौन? मौलाना मसूद अजहर, सैयद मोहम्मद उमर शेख, और एक इन्होंने लोकल श्रीनगर का कश्मीरी टेररिस्ट डिमांड लिस्ट में डाला था, जिसके डालने का पर्पस नहीं था, इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। वो जानबूझ के डाला था, जस्ट टू गिव द कलर कि द किडनैपिंग वाज प्लान्ड बाय अ कश्मीरी टेररिस्ट, मुश्ताक अहमद जरगर। ये वो भी सब कहीं कहे। अच्छा, अलुमर का चीफ था। ध्यान होगा कि शुरू में उसने बुर्का के खिलाफ। आप लोगों को मना किया गया था क्या मारने के लिए? ऐसा कुछ ऑर्डर था क्या? आप लोग मार क्यों नहीं रहे थे? आशीष मैं बताऊं, ये कैच वैच क्या? अब मैं बता रहा हूं, जो पिछले मिलेनियम का लास्ट दशक था, 90 से 2000, 90 से 2000 वाले फेज में आपकी सरकारें बहुत वीक थी। उस फेज में मैंने ये देखा
सर मैं मुझे कि सर पॉलिटिकल पहले बताइए। हाँ 1990 से 2000 तक सरकारें कोलिशन वोलिशन टूट फूट बहुत उसमें वीक इंडिया। उसमें क्लियर मेजॉरिटी वाली सरकारें नहीं थी, सही बात है इकोनॉमिक ये। क्राइसिस 1991 और 1996 के ऑनवर्ड तो टूटम फूटम कोई भी बना कुछ कि भी चल रहा था। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी इतनी। एब्सोल्युटली। और स्टेबिलिटी तो चलिए ठीक है, बस नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई तो था ही, 542 एमपी तो होते ही थे पार्लियामेंट में। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि टेररिज्म के चैलेंजेस और फार रीचिंग इफेक्ट्स को सही ढंग से समझा नहीं गया, और समझा गया तो कहीं न कहीं इस पे डिसीजन की कमजोरी तो रही। आप बताइए, इन लोगों को पाल करके अब तीनों जेल से नहीं, बस लार्ड के तरह से आपको मना किया गया था। नहीं, ऐसा देखिए, ग्राउंड फोर्सेज को तो कोई चीज कोई कन्वे मना करने या न करने का नहीं करता। कहीं से तो ये पता लेकिन चलता है ना ग्राउंड कि यार तुम्हें सरेंडर लेना है, तुम्हें अरेस्ट करना है। मतलब सिंपल है कि आपने पकड़ कानून का पालन, आपने पकड़ लिया तो पकड़ के मार नहीं सकते आप। उस समय आपके उन्माद के लोग विजिट करते थे, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप श्रीनगर, यूएन की टेम आती थी, वो आपके ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर का पानी चेक करती थी कि पानी गर्म है कि नहीं, इनको सर्दियों में नहाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कमांडर लेवल का टेररिस्ट अंदर बंद है, उसके फूड का न्यूट्रिशन चेक करते थे। मैं आज तक हैरान हूँ कि उन्माद यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप श्रीनगर जब आता था पुलवामा, तो दिन हलचल मच जाती थी। इतना तो कोई यूपी पुलिस से नहीं पूछता कि सर। मैंने हमारा पानी कोई नहीं चेक करता था कि हम वहाँ फोर्स के बैठे हैं। हमारे पास न गीजर होता था न कुछ होता था। कह रहा हमारा ठंडे पानी को राट से हाँ। कि वो जेआईसी के अंदर वो जाके उनका खाना देखते थे। जेआईसी वही था ना आपका जो आपने थिएटर में बना रखे हैं। नहीं, एक तो पापा 2 था जो हमारा बीएसएफ ने बनाया था श्रीनगर में। जेआईसी पुलवामा में था। क्या पापा 2? पापा 2 P2, जिसको कि आप हैदर फिल्म में मामा 2 नाम से देखा होगा आपने। पापा 2 नाम ही रखा था नाम ही रखा था, वो बहुत शानदार। आज तक पापा 2 जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना। हिस्ट्री में वही एक ऐसा स्टेशन था जिसको पुलिस स्टेशन की पावर थी। क्या था वो पापा 2? पापा 2 एक ग्रिड एस्टेब्लिश किया था, इंटेलिजेंस ग्रिड, हरि पर्वत के अंदर। बीएसएफ ने, बीएसएफ लीड फोर्स थी ना उस समय टेररिज्म में। एंटी टेररिज्म की लीड फोर्स रही है। अच्छा। और पापा 2 का बहुत नाम है। पापा 2 का इंटेलिजेंस ग्रिड बहुत तगड़ा था। पापा 2 वो ग्रिड था जिसके अंदर बड़े सेलेक्टेड ऑफिसर्स थे। उनकी एक ऑपरेशनल टीम थी और एक इंटेलिजेंस फीड को देने वाला एक चैनल था। तो वो इंटेलिजेंस फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड भी करते थे, खुद भी ऑपरेट करते थे, दोनों काम करते थे। आर्मी पापा 2 मिलके भी काम करती थी, इंडिपेंडेंट काम भी करती थी। जेके पुलिस, आर्मी, पापा 2 बीएसएफ का बहुत अच्छा एक समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था। और जितने नामी गिरामी टेररिस्ट पकड़े जाते थे उनका इंट्रोगेशन पापा 2 में ही होता था। पापा 2 के पास वो पूरे सिस्टम थे, वो पूरे एक तरह से बैकअप नॉलेज था, एक तरह से इंट्रोगेशन के पूरे मसाले थे जिसपे कि, और वो बड़ा एक सेफ एरिया में बनाया गया था, क्योंकि उस समय कश्मीर में इतने टॉप रैंकर टेररिस्ट को पकड़ के आप कहीं भी बिठा के इंट्रोगेशन नहीं कर सकते हो। और जितना उन्होंने ऑपरेशन किया वो हिस्ट्री में अपने आप में दर्ज है, और जितना ही ऑपरेशन किया उतना उनकी एक्सपर्टीज बढ़ी, उतना उनका नॉलेज बेस बढ़ा। तो पापा 2 के कंट्रीब्यूशन को आज भी जेएनके गवर्नमेंट, मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जेएनके पुलिस आज भी उसको एक्नॉलेज करती है, और उस जनरेशन के जितने लोग हैं वो भी उसका बहुत नाम लेते हैं। तो पापा 2 बनाया ही बीएसएफ ने था, बाद में वो डिसबैंड हो गई और उसको पुलिस स्टेशन का पावर दिया गया। क्यों डिसबैंड हुई थी? डिसबैंड मतलब एक बार जब नॉर्मलिसी आ गई कश्मीर में, जेके पुलिस बिकेम इक्वली पावरफुल फोर्स इन न्यू मिलेनियम। जिनके पुलिस की खुद की एसओजी बहुत तगड़ी हो गई। जिनके पापा 2 मतलब बीएसएफ की कुछ स्पेशल, बीएसएफ का वो एक हिस्टोरिकल कंपोनेंट रहा है, एस्टेब्लिशमेंट रहा है, जिसमें एक डीआईजी रैंक ऑफिसर होता था, उसके नीचे कमांडेंट हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं, 2IC है, 150 की ट्रुप्स है जो इंडिपेंडेंट ऑपरेट करती थी, टेररिस्ट को लाती थी, टेररिस्ट का इंट्रोगेशन करती थी, उसके फर्दर लीड निकालती थी, उस लीड को बाकी एजेंसीज को शेयर करती थी। बिल्कुल चुस्त एकदम। एक आपने उस समय बड़ा एक अलूमर ग्रुप ने बिहार के एक एमएलए का किडनैपिंग किया था। वो एमएलए साहब गए थे कश्मीर घूमने, एंड दैट इज द वन फेमस किडनैपिंग ऑफ ए बिहार एमएलए बाय द टेररिस्ट इन कश्मीर। पापा 2 ने उस एमएलए साहब का सेफ रिलीज कराया। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिना खरोंच लिए अलूमर को छोड़ना पड़ा। यही मुश्ताक अहमद जरगर ने किडनैपिंग कराई थी, ये क्योंकि
ये पापा 2 पे ना सर हम एक बार बात करेंगे सर। पापा 2 के जो प्रणेता हैं मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा पापा 2 कि नाम भी नाम ऐसे ही पापा 2 पर है। 2 क्यों रखा? हैदर पिक्चर एक बनी है जो हाँ शाहिद शाहिद कपूर कपूर की, उसमें मामा 2 बोलता है क्योंकि कॉपीराइट की वजह से पापा 2 नहीं बोल सकता था वो, अच्छा। उसे मामा 2 जो बोलता है इसी को रेफर करता है, इसी पापा 2 को ही रेफर करता है। और पापा 1 कहाँ है? पापा 1 का तो हमने खैर कुछ ज्यादा पब्लिक में पता नहीं लगने दिया, पापा 2 ही बोला, पापा 2 ठीक है बोलना ठीक है पब्लिक। ठीक है। हाँ अच्छा ये थिएटर में क्या होता था सर? थिएटर का एक स्टोरी क्या है? थिएटर मूवी तो चलती नहीं थी तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? थिएटर्स मोस्टली हमारे कैंपिंग सेंटर थे, क्योंकि थिएटर्स तो बंद हो गए थे, होटल्स बंद हो गए थे, हाँ और अकेले श्रीनगर सिटी के अंदर 51 बीएसएफ की बटालियनें थी। हाँ आप सोच सकते हैं श्रीनगर सिटी कितना बड़ा है, लेकिन डाउन टाउन अप टाउन मिला के 48 से लेके 50-51 बटालियन तो खाली बीएसएफ की थी। हम्म इतने लोगों को रखेंगे कहाँ आप? हम्म तो जितना पैलेडियम सिनेमा, जितने थिएटर्स थे, सिराज है वहाँ का, जो भी था, उसके बाद ये सारे मेट्रो, उसके बाद होटल्स थे, ये सब हम लोगों के कैंपिंग सेंटर्स थे, बटालियन हेडक्वार्टर, टेक्निकल हेडक्वार्टर, प्लेटून हेडक्वार्टर, कंपनी हेडक्वार्टर, इनको कर, और इसका अपना सब कमांड एंड कंट्रोल एंड सेट। एंटायर रेंट वाज बीइंग पेड टू द ओनर्स अच्छा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो बड़े खुश थे होटलियर, सिनेमा ऑब्वियसली वाले, क्योंकि बिना टिकट काटे पैसा आ रहा था। पर मूर्खता थी ये भी। हाँ बड़े खुश ये थे भी ये। मूर्खता थी बट हाँ, पैसे नहीं देने थे। ना पूरे पैसे उनको जाते थे, पर पैसे नहीं देने थे। वो तो बड़े खुश थे कि ये लंबा चले तो ज्यादा दिन उसी आएगा। पैसे से, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी बना रहे हो ना। आप कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी खुद बना रहे हो ना, आप उनको पैसा पंप कर रहे हो, वो पैसा इधर से घुमा के उधर दे देंगे, बहुत ये सिंपल वो है। फेज था, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, तो हमने आपको पापा 2 की चर्चा करी। फिर 2000 में, हाँ, तो रिलीज के बाद तीनों टेररिस्ट 31 दिसंबर 1999 को रिलीज होते हैं। जी सर, कुछ भी एक्स्ट्रा बताने का मन हो सर प्लीज। बताएंगे हाँ बताएंगे। प्लीज झिझकिएगा मत सर। उसमें टेररिस्ट ने हाँ। जो डिमांड रखी थी, हाँ 36 टेररिस्ट के रिलीज की डिमांड रखी थी जी। और शायद 10 लाख $US मांगा था। हम्म, तो 36 टेररिस्ट में जो ऑफिशियल तो यही नॉलेज है कि 36 टेररिस्ट में भारत सरकार ने बोला कि भाई ये 36 में हमें नहीं पता कि ये कौन कौन है, कहाँ है, क्योंकि आपके तरफ से इनका नाम ये है, हमारे यहाँ इन्होंने अपना नाम ये बताया है, और वो बेवर जेल में है कि अम्बाला जेल में, हमें खुद ही डिटेल नहीं पता। तो वी कैनॉट गो एज पर योर लिस्ट, आप इसमें थोड़ी लिस्ट छोटी करो। तो उन्होंने नेगोशिएशन होते होते धीरे धीरे वो लिस्ट छोटी करके 3 पे, तो 3 छोड़े गए। उसके बाद उन्होंने सजाद अफगानी की हड्डियां मांगी थी। सजाद अफगानी कौन? जो सामने मारा गया था, जम्मू जेल के सुरंग में जो मौलाना के आगे निकल रहा था। हाँ कि हमारे लिए वो इतना मुफीद है, हमारे लिए इतना पायस है, हमारा इतना बड़ा वो वॉरियर था, उसको आपने जहाँ दफन किया उसको हम सबूत दीजिए। तो उनको कहना पड़ा कि भाई हम तो रोज ही गड्ढा खोलते हैं, रोज ही गाड़ते हैं, अब हम प्ले कार्ड तो लगाते नहीं कि कौन कहाँ दफन है। कहिए तो हम किसी भी कब्रिस्तान से खोद के कोई हड्डी दे दें, लेकिन आप फिर मान लीजिए कि उसी की हड्डी है, या आप ड्रॉप करिए डिमांड। तो उन्होंने डिमांड ड्रॉप कर दी, तो खाली 3 टेररिस्ट छोड़े गए थे। अब बात आती है कि किसी भी कब्रिस्तान से हाँ, नहीं, अब टेररिस्ट तो मान लीजिए कि कोई फॉरेन टेररिस्ट मारा गया विदेशी मुल्क का इनकाउंटर में, तो एज पर प्रोसीजर पीसीआर में बॉडी जाती है, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद उसकी लास्ट रिचुअल तो हम करते ही हैं। उस समय तो लोग बॉडी लेने आ भी जाते थे, लोकल मस्जिद से मखदूम वगैरह आ जाते थे, कुछ एक सोशल एक्टिविस्ट आ जाते थे कि भाई हम बॉडी लेंगे, हम दफन करेंगे। उन्होंने बॉडी लिया, दफन कर दिया। अब बताइए तब का मारा गया 1997-98 में, कहाँ बॉडी ढूंढेंगे? तो उन्होंने बात ठीक है, तब तक कितने लोगों का हो गया, तब तक कितने लोग जा चुके होंगे, 10 फीट 5 फीट नीचे। तो फिर छोड़ा गया। जब ये रात को बॉर्डर क्रॉस कर, जब एयरपोर्ट से निकले लोग, तो 1 जनवरी 31 दिसंबर 1 जनवरी को ओसामा बिन लादेन ने इनके स्वागत में डिनर दिया था, इस्तकबाल किया था इनका, वॉरियर्स, थिंक अबाउट इट, और उसको डिनर दिया था, इनके साथ इनका स्वागत किया था। स्वागत करने के बाद 1 जनवरी को एक क्वेटा बॉर्डर से क्रॉस करके बहावलपुर पहुंचा। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पता लगा? जब ओसामा बिन लादेन का बॉडीगार्ड अबू जिंदल पकड़ा गया था,
अमेरिकन फोर्सेज ने उसे पकड़ा था 9/11 के बाद। तो अबू जिंदल का जब इंट्रोगेशन हुआ, इंट्रोगेशन में अबू जिंदल ने बात बताई थी, और अबू जिंदल ने यह भी बताया था कि फिर अमेरिकन फोर्सेज बंकर बस्टिंग जब फाइट कर रही थी अफगानिस्तान के अंदर, तो उसमें 6 बोर्डिंग कार्ड मिले थे। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से काठमांडू एयरपोर्ट पे लोग उतरे और बोर्डिंग कार्ड एयर इंडिया का दिया गया, वो बोर्डिंग कार्ड है उसी बंकर में छोड़ के चले गए थे। जब रात को डिनर इन्होंने लिया, तो जैसे आदमी कोई जेब में कोई फालतू चीज़ पड़ी है फेंक पर्ची देता, वर्ची होती है, वो पर्ची रिकवर हुई। इनको नहीं पता था 9/11 होगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर अमेरिकन फोर्सेज होंगी, तो ये चीज़ कल को रिकवर हो सकती फिर है। ये डैडी सेट तो वो एक सबूत इंडियन अथॉरिटी से शेयर किया गया था। क्वेटा से ये जब बहावलपुर पहुंचा तो ही वॉज वेलकम लाइक ए हीरो। सी 3 टॉप वॉरियर्स रिलीज फ्रॉम इंडियन जेल एंड वॉकिंग ऑन द टारमैक ऑफ कंधार, क्रॉसिंग थ्रू क्वेटा। बहावलपुर में पहुंचा तो मतलब इसका तो स्वागत वो हुआ, और 21 जनवरी 2000 को इसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, ठीक 3 हफ्ते बाद रिलीज के। जैश ए मोहम्मद 21 जनवरी 2000 को। अच्छा, आप लोग इतनी इज्जत से रख रहे थे जेल में, कम से कम ट्रीटमेंट की थी या मतलब वो भी, या ये सब मतलब बहुत ही कॉम्प्रोमाइज था? मुझे लगता है सिस्टम कॉम्प्रोमाइज तो रहा ही होगा। 100%। ही वाज इन जम्मू एंड कश्मीर ना? इवन इन जम्मू, यस, जम्मू कश्मीर। 370 से पहले हाँ, कुछ हाँ, कॉम्प्रोमाइज कहानी थोड़ी अलग थी। अब चूंकि हम लोग तो कॉम्बैट रोल में थे, ग्राउंड पे फाइटिंग फोर्सेज में थे, जुडिशियल कस्टडी में क्या हो रहा है ज़्यादा हम लोग को पता नहीं होता था। जुडिशियल कस्टडी बोले तो जेल के अंदर, वो जुडिशियल कस्टडी है, वहाँ पर कोर्ट का अधिकार है, हमारा अधिकार खत्म हो जाता है गेट तक, यमद्वार तक ही है। आप डिटेंशन वगैरह नहीं करते थे सर? हाँ, डिटेंशन के लिए हम लेते थे, जिसको कि कहते हैं कस्टडी लेना। 3 हफ्ता मिल गया, 2 हफ्ता मिल गया, तो उसमें हाँ, कैसे खाते आ रहे हो? उस दौरान हम ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में लाते थे, हाँ, उनका इंट्रोगेशन करते थे। जेआईसी का बड़ी इज्जत से वहाँ पे पेश आया जाता है। जेआईसी में उनके जेआईसी जो बनी थी वो कोर्ट के आदेश से बनी थी, तो कोर्ट के कुछ नॉर्म्स थे कि इसका पैरामीटर वॉल ऐसा होगा, इनके रहने का जो है केबिन बनेंगे, केबिन में जो बेसिक अम्यूनिटी हो आपने देनी है, खाना देना है, मेडिकल फैसिलिटी है तो देना है, उस पर गार्ड लगती थी। इसी पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट का, हाँ, नहीं, उनका ग्रुप आता था चेक करने, इस पे आर्टिकल बहुत लिखे जाते थे ना भाई, उस पे कंप्लीट ग्रुप आता था। वो उनके डिटेनीज, उनके वर्ड में तो डिटेनीज थे, कि डिटेनीज के जो राइट्स हैं वो हम देखने आ रहे हैं, और राइट्स ऑफ गवर्नमेंट बड़ी इज्जत से उनको, कंपनी कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, इतने टॉप रैंकर टेररिस्ट थे जिन्होंने न जाने कितनी जानें ली थी, कितने लोगों के मर्डर किए थे, और वो बगल के जेआईसी में वो बंद थे। कर्नल चौधरी, उनके साथ कर्नल चौधरी सही बोल रहे थे पॉडकास्ट में, मैंने उनसे पूछा सर। हालांकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज हम लोगों पे नहीं था, हमारी फोर्स का तो कोई उसे लेना, सिर्फ ये था कि हमारे कैंपस में था, वो कोई बवाल हो जाए तो हमें सपोर्ट करने जाना पड़ेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट टोटल जेएनके गवर्नमेंट का था, हमारा नहीं था, क्योंकि जेल तो उसी स्टेट गवर्नमेंट का ही जुडिशियल कस्टडी का एरिया होता है, रेस्पेक्टिव कोर्ट के ऑर्डर से होता है। मतलब बड़े ये सब आप लोग बहुत ही इज्जत से पेश, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे कंपोनेंट्स एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में काम करते रहे हैं, जिनका आपस में भी देखा जाए तो बड़ा एक कल्चरल कंट्रडिक्शंस रहा है काफी, कि हम एक अलग हमारा रोल है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, आप सीआई कर रहे हैं, है ना, इंडियन आर्मी, आप सब सीआई कर रहे हैं, राष्ट्रीय राइफल आ गई, और आप बोल रहे हैं कि यार हम ना अब एक तरफ जेल में जाके छोड़ देंगे, एक तरफ जेल के अंदर इतनी मतलब इतनी विचित्र चीजें हो रही हैं, और जहाँ पे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जहाँ हैं, पे पाकिस्तानी टेररिस्ट बहावलपुर से आके सुरंग खोद ले रहा है, टनल बना ले रहा है, सुरंग खोद रहा है, और अंदर मोबाइल फोन पे बातचीत करने तक का तो अभी तक घटना चल रही है। देख ही रहे हैं 2021, 22, 23, 24 जेलों में रेड होती है, उसके अंदर आपको बहुत सारे इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें मिलती हैं जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। अरे वहाँ से वीडियो वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल होती है, लोग वहाँ से वीपीएन पे बात कर लेते हैं, वहाँ से वो लोग वाईफाई लेके बात कर लेते हैं, हॉटस्पॉट लेके बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट तो करते होंगे, बिल्कुल, तभी तो ये चीज़ें बाहर आती हैं, सुपारी दे देते हैं, सुपारी ले लेते हैं। अब सन 2000 जो आया वो सुसाइड ईयर आ गया, यानी कश्मीर की हिस्ट्री में सुसाइड अटैक का फेज आ गया। 99-2000 में इसलिए बोल रहा हूँ कि करगिल जब हुआ तो अगर आपको याद होगा पीआरओ पुरुषोत्तम सुसाइड अटैक पहला 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी बाग कैंट पे हुआ था श्रीनगर सिटी में जी, जिसमें पुरुषोत्तम पीआरओ आर्मी के मेजर रैंक ऑफिसर ही वाज किल्ड।
लेकिन पहला सुसाइड अटैक बीएसएफ डीआईजी हेडक्वार्टर बांडीपुर के अगेंस्ट हुआ और था। वो कब हो रहा था आपके ऊपर? अभी मैंने एक इमरान हाशमी की देखी वो थी, है जब वो वो 2000 गोली कोई भी मार दे रहा है। 2001 वो 2001 है जो हमारे 2001-2002 में हमारे खिलाफ हुआ था श्रीनगर सिटी में ही। कोई भी आ रहा है मार दे रहा है। हाँ हाँ, वो पिस्टल गैंग है, वो पिस्टल गैंग है, उसी पे मैं आ रहा हूँ। साइलेंसर पिस्टल गैंग एंड ग्रेनेड लॉबिंग गैंग, इसने नींद हराम कर रखी थी और इसमें कॉप किलिंग बहुत ज़्यादा हुई। इट वॉज वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर एनी यूनिफॉर्म फोर्सेज पर्सनल। मैक्सिमम किलिंग वाज ऑफ जेएनके पुलिस, यार तो सीआरपीएफ, आपको तो बीएसएफ, सबके ऊपर गुस्सा आता होगा, इंडियन आसपास आर्मी। आसपास कोई भी खड़ा मतलब है। एक रात को नींद नहीं आ रही थी, चैलेंज बन चुका था कि यार ये ग्रुप कौन है, हु आर दीज किलर्स हु आर साइलेंटली किलिंग आवर जवान्स। साइलेंसर पिस्टल में आवाज भी नहीं होती थी, और जो रश भीड़ भरे एरिया में डाउनटाउन श्रीनगर सिटी के अंदर लेन बाय लेन, गली चौराहा, मार्केट में डिप्लॉयड है जवान, वो पब्लिक से 1 मीटर की दूरी पे है। वो आइसोलेटेड थोड़ी है, सिटी तो चल रही है ना, किसी भी शहर की जो नॉर्मल जिंदगी हो तो चल रही है। ही कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू बी डिप्लॉयड, और डिप्लॉय हो रहा है तो ही इज बीइंग शॉट पॉइंट ब्लैंक। मारने वाला चुपचाप मारा, गली में चला गया। सीसीटीवी तब आया ही नहीं था। कहाँ सीसीटीवी था? किसी चौराहे पे सीसीटीवी नहीं था। सही बात। सीसीटीवी का हिस्ट्री खंगाली है, सीसीटीवी तो था ही नहीं ना, बना ही नहीं था ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें, ये चुनौतियां बड़ी अपने आप में अलग चुनौतियां थी। तो सन 2000 वाज सुसाइड ईयर, जिसमें सीरीज ऑफ सुसाइड अटैक्स हुए। डीआईजी चक्रवर्ती, बीएसएफ, बांडीपुर, कश्मीर, ही वाज किल्ड इन फर्स्ट सुसाइड अटैक। डीआईजी Chakravarti, he was killed. Deputy Commandant Mohinder Raj was killed, and one inspector was killed. There were 3 casualties of BSF. DIG headquarter BSF Bandipur was the first target of suicide attack. क्या लेके आ रहे थे? क्या बम बम लगा? कुछ नहीं, ये तो था कि अंदर घुसे और फैमिली क्वार्टर में घुस के लोगों की किलिंग करें। लेकिन फैमिली क्वार्टर में घुस नहीं आप लोग एके ही लेके घूम रहे थे? मैक्सिमम एके हमारा मेन वेपन तो एके था। क्लोज क्वार्टर बैटल का वही वेपन है, एके पिस्टल ग्रेनेड, एलएमजी मेन होता था। बाद में रॉकेट लॉन्चर और आपका ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी आ गया। ये 1997-98 में आ गया था। आई थिंक 97 में भी, ये सब में भी। इट मेड अस एट पार आर्मी इन्फेंट्री वेपन के बराबर जो हमारी कैपेबिलिटी है वो हो गई थी। उससे पहले ये 2 वेपन नहीं होते थे। आर्मी यूज्ड टू सपोर्ट अस विद दोस वेपन्स। अच्छा, और आप और आर्मी क्या पैरेलली निकल रहे हैं, साथ में निकल रहे हैं, या दोनों अलग अलग एरिया में सफाई कर रहे हैं? अलग अलग एरिया में सफाई करते थे, क्योंकि फोर्सेस में हाँ, हमारा एरिया जुरिडिक्शन था। लेकिन कई बार इंटरमिक्स भी होता था हमारे एरिया में। आज जैसे दिखता है ना कि RRI है, उसके साथ ये आया है, उसके साथ वो आया, ऐसे करके एक पूरा ग्रुप बना के चलते हैं। आज के और तब वाले में अंतर ये था कि आज के तारीख में वी आर रिप्लेस्ड बाय दिस, सीआरपीएफ रिप्लेस्ड अस। सीआरपीएफ ने हमें रिप्लेस किया 2005 में, ठीक है। तो सीआरपीएफ ने बीएसएफ को रिप्लेस किया। उसके बाद चेंजेस सिर्फ यही आए कि हो पहले जैसा ही रहा है। एक अंतर है कि उस टाइम बीएसएफ इंडिपेंडेंट ऑपरेट करती थी, और आज में सीआरपीएफ ने हमको जो रिप्लेस किया वो जेके पुलिस बाप रे, और आर्मी अगर के आप साथ ये मिलके करते अगर आप ये कहानी नहीं बताते तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं बीएसएफ का वो था ना, क्या काम करती है बीएसएफ, पहली बार जब बीएसएफ के बारे में जानते हैं तो ये था कि बॉर्डर है ना, जो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आप सुन लीजिए, मैं सिविलियन बता रहा हूँ। दूसरा फिर ये कि यार बीएसएफ ना बहुत करप्ट है, ठीक है। अब सोचिए, सही बात है, बीएसएफ ना बहुत करप्ट है, ये ना जहाँ जो परसीव्ड नॉलेज है जितना, मैं वही बता रहा हूँ। बीएसएफ इसलिए इतना करप्ट है, तभी तो इतने बांग्लादेशी लोग आ जाते हैं बॉर्डर। हाँ हाँ, और ये ना एक तो हद था, मतलब मैं सब बोल रहा हूँ जो सुनी सुनाई बातें हैं। सही बात है, और मैं नॉट ओनली यू, मेनी पीपल हैड सुनी सुनाई, मतलब मैं ऐसे लोगों से सुनी सुनाई नहीं कह रहा मैं, ठीक है। फिर तीसरा था तो मेरे टीचर से ही आप सुनते हो तो जैसे सुनोगे। तो तीसरा सुना क्या था, क्लासरूम में ये तो बोला था सर ने, कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बीएसएफ है वो तो क्या उनको ड्रग का बिजनेस नहीं करना होता? उनको भी तो चाहिए यार एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। तो और सीआई में क्या, ठीक बड़ा है, परसेप्शन में लोगों के